नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की कक्षा में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संसद का। पिछली कक्षा में हमने भारतीय संसद के बारे में जो इसके संगठन की जानकारी है वो प्राप्त की थी, और अब देखते हैं कि संसद के अंदर जो भिन्न भिन्न कार्य कार्यान्वित किए जाते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो आज की जो हमारी कक्षा है ये ज्यादातर संसद के अंदर होने वाली कार्य प्रणाली पर केंद्रित होगी। देखते हैं, और सबसे पहले कुछ अहम चीजें जान लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 105 और इसके द्वारा मिलने वाले कुछ उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के बारे में। संसद और उसके सदन एक ऐसी जगह जहां पर उसके जितने भी सदस्य हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के सदन की कार्यवाहियों में प्रतिभाग कर सकें, और यदि उनके ऊपर कुछ कानूनों का डर रहेगा तो यहां पर उन्मुक्त तौर से वो अपने कामों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अनुच्छेद 105 के तहत और इसके अलावा जो हमारी कुछ परंपराओं के तौर पर उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार सांसदों को और संसद के सदनों को दिए गए हैं। अब उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों की बात करें, मतलब वो विशेषाधिकार जो आम तौर पर किसी और संस्था या किसी और व्यक्ति के पास नहीं होते हैं, और उन्मुक्तियां मतलब कि जो भी भारत में कानून हैं, विधियां हैं, उनसे कुछ प्रकार की मुक्तियां या छूट दी गई है इनको सांसद होने के नाते। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो 105 के तहत और जितनी भी बाकी परंपराओं के तहत मिलने वाली उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार हैं, इनका आप दो भाग में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, वो उन्मुक्तियां जो सदस्यों को प्राप्त होंगी, और दूसरे विशेषाधिकार जो संसद के सदनों को प्राप्त होंगे। मैं यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि ये जो उन्मुक्तियों की बात हम कर रहे हैं यह संसद के सदनों में, और जो राज्यों के विधानमंडल हैं तो उसके जो विधायक हैं उनको भी इसी तरह से प्राप्त होती हैं। पर क्योंकि हम संसद पढ़ रहे हैं तो हम सांसद शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसको समझेंगे। अब समझते हैं सबसे पहले सदस्यों की उन्मुक्तियां क्या हैं। सबसे पहले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, फिर गिरफ्तारी से मुक्ति होगी, और साथ ही जूरी मतलब न्यायिक सेवाओं से भी स्वतंत्रता दी गई है। अब अगर पहली चीज की तरफ हम ध्यान दें, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आप कहेंगे जी ये तो हमने जब मौलिक अधिकार पढ़े थे तो उसमें भी अनुच्छेद 19 में देखा था कि सभी नागरिकों को यह सुरक्षा प्रदान की गई है कि आप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं। तो फिर यहां से दोबारा लिखने का क्या तात्पर्य है? क्या दोनों में कोई फर्क है? तो हाँ, फर्क है कि ये जो सदस्यों को अनुच्छेद 105 के तहत दी जाने वाली भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये ज्यादा वृहद है जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को दी जाती है। अब ये वृहद किस प्रकार से है? वृहद इस प्रकार से कि यदि संसद के सदनों का कोई भी सदस्य किसी प्रकार से भी अपने आप को अभिव्यक्त करता है सदन के भीतर, वो कोई भी भाषण देता है या अपनी अलग अलग भाव भंगिमाओं से या फिर कुछ लिखकर अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है, तो उस आधार पर उस सदस्य के ऊपर संसद के सदनों के बाहर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये उन्मुक्ति दी जा रही है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम जानते हैं अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो उसके ऊपर यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, सीमित किया जा सकता है। जैसे आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते हैं जो देश की एकता अखंडता के खिलाफ जाती हो, या फिर देशद्रोह जैसी आप बातें कहेंगे तो फिर उस तरह की कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। परंतु आपको नहीं लगता है कि संसद के सदनों में तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती होंगी जो देश की एकता अखंडता की तरफ हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जब सरकार की आप आलोचना करें तो वो देशद्रोह की तरफ भी जाती हो, क्योंकि हमने अनुच्छेद 19 के साथ ही देशद्रोह की परिभाषा भी पढ़ी है। या फिर यूं समझें कि देश की सुरक्षा से संबंधित तो बहुत सारी चर्चा परिचर्चा संसद के सदनों में होनी है। अब यहां पर चर्चा में भाग लेते हुए, कोई वक्तव्य देते हुए यदि किसी सदस्य के सिर पर यह तलवार लटक रही हो कि आज मैं संसद में कोई बयान दे दूं तो बाहर, संसद के बाहर मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, तो वो खुलकर भाग नहीं ले पाएगा। जो वो अपने आप को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त करना चाहता है उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। और हमने पहले ही बात की है, बिना किसी डर, बिना किसी भय के यहां पर कार्य होना चाहिए। तो इसीलिए सीधे तौर पर बात यह है कि संसद में कही गई किसी भी बात के ऊपर बाहर, संसद के बाहर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह उन्मुक्ति उनको दी जा रही है। परंतु यह भी याद रखें कि ये फिर बिल्कुल मनमाने तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करना है। बस एक बिंदु याद रखें, हम आगे डिस्कस करेंगे कि अंत में देख लें, दंड देने का अधिकार सदन के पास है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दंड ही नहीं होगा,
और पूरी तरह से आप जो मर्जी यहां पे कहें, फिर तो सिंपल बात होगी कि दो माननीय सदस्य संसद के बाहर लड़े पर बाहर चुप रहे और बोले चलो तुम सदन में चलो, मैं तुम्हें वहां बताऊंगा, वहां मैं तुम्हारी पिटाई भी कर दूंगा, तो बाद में कह दूंगा जी मुझे गुस्सा बहुत आया था, मैंने अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया और अब मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, या फिर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लग जाएं, जो कि कई बार होता भी है। तो याद रखें, इस केस में दंड देने का अधिकार सदन के पास होगा। तो जो भी सदन के पीठासीन अधिकारी हैं वो दंड भी दे सकते हैं। क्या दंड होगा आगे बात कर लेंगे। और साथ ही याद रखें, फिर अभिव्यक्ति के लिए सदन के बाहर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सदन कार्रवाई कर सकता है और कई बार फिर इसका अनुचित इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कई बार सदन में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय सदस्य अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं। तो इस तरह का अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए। सदस्यों को अपनी उन्मुक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए कि उनको ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जो उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन करती हो। मतलब जैसे मैं एक बात कहूं, उदाहरण के तौर पे राहुल गांधी जी को अभी पीछे अयोग्य करार कर दिया गया क्योंकि उनको मानहानि के एक केस में 2 साल की सजा हो गई है। तो अब उन्होंने जो भी वक्तव्य मोदी जी के बारे में दिया था या वो मोदी समुदाय के ऊपर लाजिम कर दिया गया, वो उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जस्ट उदाहरण के तौर पर यदि वही बयान उन्होंने संसद के सदन में दिया होता तो संसद के बाहर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। हाँ, सदन दंड दे सकता था। इसके आगे चलते हैं तो गिरफ्तारी से मुक्ति। सीधी बात यह है कि सत्र के दौरान, जब भी संसद का सत्र चल रहा हो, तो सत्र के दौरान और सत्र के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले किसी भी सांसद महोदय को किसी भी सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सिविल केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। यह भी याद रखें कि आपराधिक केस पर यह लागू नहीं होता है। यदि किसी सांसद महोदय पर कोई आपराधिक केस है तो फिर सत्र के दौरान भी उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। सिर्फ सिविल केसों के बारे में है। आगे चलें तो जूरी सेवाओं से स्वतंत्रता, मतलब यहां पर न्यायिक किस्म की कुछ सेवाओं से स्वतंत्रता दी गई है। सीधे तौर पर बात करें तो जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उस सत्र के दौरान देश की कोई भी अदालत किसी सांसद महोदय को समन करके मजबूर नहीं कर सकती है कि आप न्यायालय में आएं और किसी प्रकार की जो न्यायिक सेवा है वो न्यायालय को देकर जाएं। जैसे किसी मामले में साक्षी होना या फिर कोई साक्ष्य उपलब्ध कराना, इस तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता है समन भेज के कि आप आए ही आए। हाँ, यह भी याद रखें कि समन भेजे जा सकते हैं और यदि सांसद महोदय स्वेच्छा पर आना चाहें तो सत्र के दौरान न्यायालय आ सकते हैं, परंतु न्यायालय मजबूर नहीं करेगा समन भेज के कि आपको आना ही आना है। या फिर सत्र के दौरान यदि कोई सांसद महोदय नहीं जाते हैं अदालत में कोई जुडिशियल टाइप की या फिर न्यायिक टाइप की सेवा देने के लिए, तो उनके ऊपर न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और साथ ही चलते हैं अब सदन के विशेषाधिकार क्या हैं। तो सदन के विशेषाधिकार जैसे कि बहिष्कृत करने का अधिकार, प्रकाशित करने या ना प्रकाशित करने का अधिकार और साथ ही दंड देने का अधिकार। तो इसमें बहिष्कृत करने का अधिकार सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जो भी पीठासीन, अब ये भी याद रखें कि ये तीनों जो सदन के अधिकार हैं, मतलब सदन एक संस्था के तौर पर इन विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करती है ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और जो सदन की गरिमा है वह बनी रहे। और यह अभिव्यक्त, ये जो विशेषाधिकार हैं, यह पीठासीन अधिकारी के द्वारा अभिव्यक्त किए जाएंगे। अब बहिष्कृत करने का अधिकार मतलब पीठासीन अधिकारी यदि बैठे हैं, मतलब वो सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, सभा के अंदर बैठे हैं और मान लीजिए कोई माननीय सदस्य सभा की गतिविधि में, सभा की कार्यवाही में कोई अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है, हंगामा करने की कोशिश करता है, तो फिर जो सभापति हैं वो बहिष्कृत का आदेश दे सकते हैं कि ये जो माननीय सदस्य हैं जो गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, इनको सदन से बाहर निकाला जाए। या तो वो आदेश पर खुद ही बाहर चले जाएं, नहीं तो याद रखें कि कुछ लोगों को बुलाया जाएगा जिनको मार्शल कहा जाता है और वो आकर घसीट कर भी माननीय सदस्य को बाहर ले जा सकते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में यह आम तौर पर देखा ही जाता रहता है। आगे चलें तो प्रकाशित करने या ना प्रकाशित करने का अधिकार। अब इससे 2 अभिप्राय हैं हमारे। एक तो ये कि सदन की जो कार्रवाई है उसको पत्रकारिता जगत में प्रकाशित करना, वो अखबारों के अंदर या टीवी चैनलों के ऊपर प्रकाशित करने देने की अनुमति या ना प्रकाशित करने देने की अनुमति। परंतु यदि हम और तकनीकी रूप से देखें तो यहाँ पर अभिप्राय यह है कि संसद की जितनी भी कार्रवाई होती है उन सब का एक लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। आप YouTube चैनल के ऊपर जाकर
जो संसद टीवी है उस पर इसका लाइव टेलीकास्ट जो चलता है उसको देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो सभापति का स्थान है उसके नीचे अर्धचक्र में कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो अपना जो टाइपिंग मशीन होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो ये जो लिखने का काम कर रहे हैं सांसद महोदय तो नहीं है, सदन में जो भी कार्रवाई चल रही है, किस मुद्दे के ऊपर किस सांसद महोदय के क्या विचार हैं, किसने क्या बयान दिए, यह सब लिखित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, जो संसद के जो लाइब्रेरी है वहां पर रखा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां वो 20 साल बाद 50 साल बाद इन संलेखों को पढ़ सकें और यह समझ सकें कि किस वक्त पर किस मुद्दे पे किस पार्टी के क्या विचार थे। जब भारत के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां आई तो फिर भारत की संसद उन चुनौतियों से कैसे उबर पाई। तो एक शिक्षा के तौर पर भी यहां पर वो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन साथ ही अब सदन में बहुत सारे ऐसे शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं सांसद महोदय द्वारा जो रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं होते हैं या सदन की गरिमा के विरुद्ध होते हैं। तो फिर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके पास यह अधिकार है कि वो प्रकाशित ना करने का भी आदेश जारी कर सकते हैं और किसी भी सांसद का ऐसा कोई वक्तव्य जो पीठासीन अधिकारी को लगता है कि संसद के सदनों की गरिमा के विरुद्ध है उसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया जाता है। तो कई बार, जैसे अभी तो ज्यादातर कार्रवाई अंग्रेजी में चलती है हमारे सदनों की, तो वहां पर जो पीठासीन अधिकारी हैं आप ऐसे शब्द सुनेंगे कि एक्सपंज, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। तो ये इशारा होता है वो जो रिकॉर्ड तैयार कर रहे लोग हैं कि ये सब उनको रिकॉर्ड पर नहीं लेना है, ये सब लिखित रूप से संभाल कर नहीं रखा जाएगा। तो यह अधिकार सदन के पास है जो परिलक्षित होता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। आगे चलें तो दंड देने का अधिकार है। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक तो अधिकार है और दूसरा इसको लेके कोई बहुत ज्यादा विधि स्पष्ट नहीं है, बस यह कह दिया कि दंड देने का अधिकार है, परंतु किस मामले में कितना दंड ये दे सकते हैं यह कहीं नहीं लिखा है। और अगर मैं सिर्फ प्रथाओं की बात करूं या इस लिखती स्वरूप की बात करूं तो जो पीठासीन अधिकारी हैं वो किसी भी अपराध के अंदर कितनी भी सजा किसी को कर सकते हैं। जैसे एक सजा की तो हमने बात की है कि वो किसी को बहिष्कृत कर सकते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए जो सदन है इससे निष्कासन भी कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी सांसद महोदय ने कोई ऐसी हरकत कर दी जो कि पद की गरिमा के खिलाफ है या फिर सदन की गरिमा के खिलाफ है, तो फिर इनको कह देंगे कि आप 15 दिन के लिए सदन से निष्कासित किए जाते हैं, 15 दिन आप सदन में नहीं आएंगे। इस तरह का भी दंड हो सकता है, कोई जुर्माना भी हो सकता है, या फिर जैसे हमने देखा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अनुचित फायदा उठाता है तो उसके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ यह जेल भी हो सकती है। तो कई मामलों में देखा गया है, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हम एक उदाहरण लें तो अभी कुछ महीने पहले वहां पर एक IAS अधिकारी और कुछ बड़े पुलिस अधिकारी को सदन में बुलाया गया और सदन की अवमानना का दोषी पाते हुए उनको कारावास की भी सजा कर दी गई। तो याद रखें कि जो दंड देने का अधिकार है पहले तो विधियों में पूरी तरह से लिखित है नहीं, इस पर अस्पष्टता है, तो लेकिन दंड देने का अधिकार तो है। तो किसी भी मामले में कितना भी दंड पीठासीन अधिकारी दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। हमें संसद की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार समझ में आ चुके हैं और याद रखें जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है वो कुछ वर्ष पूर्व सीधा सवाल मुख्य लिखित परीक्षा में अनुच्छेद 105 पर पूछ चुका है, तो प्रारंभिकी से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं और समझते हैं सदनों के सत्र को। अब हम आमतौर पर यह जानते हैं कि जो हमारे नियमित सत्र हैं वो 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो यह तो आमतौर पर साल में चलने वाले 3 सत्र हुए, परंतु क्या यह संवैधानिक व्यवस्था है? नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखेंगे अनुच्छेद 85 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के सदनों के किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का विराम नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं गुजरनी चाहिए। तो 6 महीने के गुजरने से पहले पहले संसद के सत्र बुला लिए जाएंगे, संसद के सत्रों को मिलना ही होगा। अब इसके लिए अब हमें 6 महीने की तो दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि हमने वैसे ही साल में 3 सत्र रख लिए हैं, तो 6 महीने वाली अवधि तो कभी गुजरती नहीं है। अब याद रखेंगे बजट सत्र है, मॉनसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। अगर इन नियमित सत्रों की हम बात करें तो बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह जनवरी के अंत में शुरू हो जाता है
और अप्रैल के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक ये चलता रहता है। उसके बाद इसका सत्रावसान कर दिया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण भी इसलिए है कि एक तो देखिए नाम से याद करें कि एक ही सत्र ऐसा है जिसका काम के नाम पर रखा गया नाम, बाकी तो कहीं आप मॉनसून तो कहीं शीतकालीन मौसमों के नाम पे रख दिए गए हैं। चलिए ये तो एक हल्के मजाक के तौर पे बात हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए कि बजट सत्र में जैसे हमने बात की कि जनवरी के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक इस लंबे सत्र में, एक तो सबसे लंबा सत्र है और इस लंबे सत्र में भारत का बजट पास किया जा रहा होता है। इस पूरे सत्र में कहीं ना कहीं जो संसद के सदन काम कर रहे हैं, वो चाहे सदन के माध्यम से कर रहे हो चाहे कमेटियों के माध्यम से कर रहे हो, बजट को पास करने का ही काम कर रहे हो। तो सारे साल के लिए जो पैसा मिलना है मंत्रालयों को, विभागों को, और जो आमदनी होनी है सरकार की करों के माध्यम से, अन्य माध्यम से, वो सब बजट के अंदर दर्शाई जाती है। तो बजट को पास करना, सारे साल का वित्तीय पोषण जो दिया जा रहा है वो बजट सत्र के अंदर ही संसद के सदनों से पास किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर है मॉनसून सत्र, तो यह जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाता है। देखिए एक तो याद रखेंगे समय सीमा तय नहीं है, मतलब किस तारीख से शुरू होगा, किस तारीख को सत्रावसान होगा, यह पहले से या फिर संविधान में तो कतई तय नहीं है। संविधान में तो इन 3 सत्रों की बात ही नहीं की गई है, वो तो हम देख चुके हैं। 6 महीने से ज्यादा का जो अवधि है वो नहीं गुजरनी चाहिए। तो यह आमतौर पर जो भारत सरकार है वो जो लोकसभा में सभापति महोदय होते हैं, ऐसे कार्यालयों के माध्यम से राष्ट्रपति तक यह संदेश पहुंचाते हैं और राष्ट्रपति के आह्वान पर सत्रों को बुलाया जाता है और सत्रावसान किया जाता है। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है, परंतु उसकी कोई तिथि तय नहीं होती है, यह मौके दर मौके पर तय की जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मॉनसून सत्र आमतौर पर जुलाई से सितंबर के महीने में, या तो जुलाई अगस्त या अगस्त सितंबर के महीने में बुला लिया जाता है और इसमें ज्यादातर विधियों को पास करने का और बाकी काम किया जाता है। और साथ ही सबसे छोटा सत्र है शीतकालीन सत्र। यह नवंबर और दिसंबर के मध्य में बुलाया जाता है। यह लगभग 2 से 2.5 हफ्ते का एक सत्र होता है और इसमें भी विधियों का निर्माण ही किया जा रहा होता है संसद के सदनों द्वारा। अब आते हैं, ये तो हमारे नियमित सत्र हुए, इसके अलावा विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। मतलब किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोई विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, और ये संसद का भी बुलाया जा सकता है। जब मैं कह रहा हूं संसद का विशेष सत्र, मतलब लोकसभा को भी बुलाया जाएगा और राज्यसभा का भी सत्र चलेगा, दोनों का। परंतु इसमें एक बात प्रारंभिकी के लिए हम याद रखेंगे कि केवल लोकसभा का भी विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। और ये जब हम बात कर रहे हैं कि अकेले लोकसभा का, तो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 352 के परिप्रेक्ष्य में। तो याद रखें, यदि देश में आपातकाल की घोषणा की गई है और लोकसभा के 10% सदस्य यह लिख कर देते हैं, यदि लोकसभा का सत्र चल रहा है तो ये सभापति को लिख के देंगे, अध्यक्ष महोदय को लिख के देंगे, और सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति महोदय को लिख के देंगे कि हम इस आपातकाल को खत्म करना चाहते हैं। तो 14 दिन के भीतर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें साधारण बहुमत से तय किया जाएगा कि जो आपातकाल है इसको आगे लेके जाना है या यहीं खत्म कर देना है। तो हम जब बात कर रहे हैं कि केवल लोकसभा का एक विशेष सत्र, तो हम बात कर रहे हैं देश में आपातकाल को खत्म करने के लिए बुलाए जाने वाले विशेष सत्र की। इसमें राज्यसभा को नहीं बुलाया जाता है। तो याद रखें, किसी भी वक्त किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए संसद के सदनों का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, जरूरी यह नहीं कि अगर कोई सत्र चल रहा है तो विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं। मतलब जब सत्रावसान हो चुका है और कोई सत्र नहीं चल रहा है किसी भी सदन का, तभी आप विशेष सत्र बुलाएंगे। मतलब उस वक्त तो बुला ही सकते हैं, लेकिन यह भी याद रखें कि कोई सत्र चल रहा हो तो उस चल रहे सत्र को बीच में रोककर विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। मतलब किसी विशेष कार्य को करने के लिए आप विशेष सत्र बुलाते हैं। अब हमें सत्रों की बात पता चल चुकी है, तो फिर आगे देखते हैं दिन प्रतिदिन के आधार पर किस तरह से कार्रवाई होती है। और उससे भी पहले हम देखते हैं कि जो मुख्य कार्य है संसद का, के विधियों का निर्माण करना, वह प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है।
तो ध्यान केंद्रित करते हैं कि संसद के सदनों में कितने प्रकार के विधेयक प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उनको पारित किया जा सकता है, और साथ ही इनको पारित करने की व्यवस्था या प्रणाली किस प्रकार से है। ध्यान देंगे दो तरह के वर्गीकरण के ऊपर। पहला विधेयकों का वर्गीकरण है कि उनको प्रस्तुत करने वाला सांसद कौन है। अब इसका वर्गीकरण दो आधार पे, एक होते हैं सरकारी विधेयक और दूसरे गैर सरकारी विधेयक, जिनको मुख्यतः कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। अब जो सरकारी विधेयक है इसका सीधा सीधा मतलब है मंत्री परिषद का कोई सदस्य, कोई मंत्री यदि बिल को प्रस्तावित करता है सदन के अंदर तो इसको सरकारी विधेयक कहा जाता है, क्योंकि सरकार का एक मंत्री इस विधेयक का प्रस्ताव लेकर आता है, उसको प्रस्तावित करता है। और साथ ही यदि मंत्री परिषद के सदस्यों के इतर कोई और सांसद जो कि मंत्री नहीं है, यदि वह बिल प्रस्तावित करता है तो यह प्राइवेट मेंबर बिल या फिर गैर सरकारी बिल कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि गृह मंत्री अमित शाह जी किसी बिल का प्रस्ताव लेकर आते हैं, उसको प्रस्तावित करते हैं, तो यह सरकारी बिल होगा। इसी तरह जितने भी मंत्री हैं, चाहे निर्मला सीतारमण हो या फिर इसके इतर किरण रिजिजू साहब हो जो कानून मंत्री हैं, ये इस तरह से कोई भी अगर बिल लेकर आते हैं तो इसको सरकारी बिल कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई और सांसद हैं तो वो अगर बिल लेके आएंगे तो फिर उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल की श्रेणी में रखेंगे। अब यहां पे यह भी जान ले कि हम मंत्री परिषद के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, सत्तारूढ़ का दल का होना या ना होना यह अहम नहीं है। मैं कहना यह चाहता हूं यदि भाजपा जो आज सत्तारूढ़ दल है, यदि इसके भी कोई सांसद कोई बिल लेकर आते हैं, जैसे रवि किशन जी, वो एक बिल लेकर आते हैं परंतु वो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है, तो भाजपा से होने के बावजूद उनके प्रस्तावित बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल ही कहेंगे। उदाहरण के तौर पर सनी देओल या रवि किशन जी ये कोई बिल लेकर आते हैं, अब ये भाजपा से सांसद तो हैं परंतु यह मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है, तो फिर इनके द्वारा प्रस्तावित बिल को भी प्राइवेट मेंबर बिल ही कहा जाएगा। अब यह तो है प्रस्तावक के आधार पर वर्गीकरण, लेकिन इससे भी अहम है वर्गीकरण जो विषय वस्तु है उसके आधार पर वर्गीकरण, मतलब किस बिल के अंदर विषय वस्तु क्या है, इसके आधार पर चार तरह के विधेयक भारतीय संसद में पेश किए जा सकते हैं। तो एक है साधारण विधेयक, इसके अलावा धन विधेयक है, फिर वित्तीय विधेयक और फिर संविधान संशोधन विधेयक भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक के ऊपर। तो यह एक ऐसा विधेयक है जो वित्तीय विषयों के अलावा आम सामान्य विधानों की बात करता है, मतलब इसमें वित्तीय मसले नहीं हो सकते हैं, पैसे की बात नहीं होगी, तो फिर इसको साधारण विधेयक कहा जाएगा। एक और रोचक जो इसकी परिभाषा वो यह भी है कि जो भी बिल बाकी किसी और बिल के वर्गीकरण में नहीं आता है उसको साधारण बिल कह दिया जाता है। मतलब यह सामान्य कोई सिविल कानून भी हो सकता है या फिर आपराधिक कानून भी हो सकता है। जैसे हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी कि बाल श्रम मजदूरी के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून है, या फिर जो बंधुआ मजदूरी है उसको रोकने के लिए कानून है। इस तरह के कानूनों का जिक्र हम कर सकते हैं साधारण विधेयक के तौर पर। और याद रखें अगला जो हमारा विधेयक है और वो होगा धन विधेयक, मतलब कि जिसको हम अंग्रेजी में मनी बिल कहते हैं, और ये अनुच्छेद 110 की बात है। जो हम इससे पहले सामान्य विधेयक देख रहे थे उसका अनुच्छेद 107 होगा। यहां पर हम बात करें तो 110 अनुच्छेद के अंदर 6 धन के मामले दिए गए हैं, ऐसी विषय वस्तु जो सीधे तौर पर धन की बात करती है। और परिभाषा यह है कि ये जो 6 मामले दिए गए हैं, 6 तरह के पैसे की बात की गई है। यदि कोई बिल सिर्फ और सिर्फ 110 अनुच्छेद में दिए गए धन के मामलों में से किसी एक पर या फिर बाकी सारों पर है तो फिर उसको धन विधेयक कहा जाएगा। परंतु यह याद रखा जाए कि धन विधेयक होने के लिए यह जरूरी है कि वो बिल सारा का सारा धन के मामलों पर ही हो। इसके इतर यदि उसमें कोई सामान्य कानून भी आ जाता है तो फिर वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा। वो क्या हो जाएगा वो हम आगे बात करेंगे, पर इसमें हम याद रखेंगे कि एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ धन के मामले होने चाहिए जो अनुच्छेद 110 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त और किसी विधि और किसी कानून की बात उस बिल में ना की गई हो, तब यह बिल धन विधेयक कहलाएगा। आगे देखते हैं तो कौन कौन से इसके अंदर दिए गए हैं जो धन के मामले होंगे। तो सबसे पहले कर, मतलब यदि कोई भी टैक्स
अब कर का चाहे अधिरोपण किया जा रहा है, उत्साधन किया जा रहा है, परिहार किया जा रहा है, परिवर्तन या विनिमय किया जा रहा है। मतलब कि टैक्स को चाहे बढ़ाना है, घटाना है, नया लगाना है, पुराना हटाना है, कुछ दरों में परिवर्तन करना है। तो यह जो मामला है यह धन विधेयक का मामला है। इसके आगे केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना। तो यदि ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार, वो चाहे अंदरूनी ऋण ले रही है चाहे अंतर्राष्ट्रीय ऋण ले रही है, अगर ऋण लेने के लिए कोई विधेयक आता है तो वो धन विधेयक होगा। साथ ही अब आगे के जो भी हम बात कर रहे हैं मामले हैं, वो सब जो भारत की निधियां हैं उनके सापेक्ष में बात की गई है, उनके संदर्भ में बात की गई है। जैसे भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। तो भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का कोई मामला, इसमें पैसा डालने निकालने की बात है। या फिर भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना है, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालकर कहीं आपको लगाना है। इसके अलावा भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा, मतलब कोई भी एक ऐसा व्यय है जिसको आप वर्गीकृत करते हैं, इंगित करते हैं इस बात के ऊपर कि वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, जिसके ऊपर संसद में वोट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ चर्चा हो सकती है। आगे चलें तो भारत की संचित निधि या लोक लेखे, अब ये तीसरी निधि है। इससे पहले हम दो निधियों की बात कर चुके हैं, एक है भारत की संचित निधि, दूसरी आकस्मिकता निधि, और तीसरी निधि कौन सी होती है हमारे पास, वो है लोक लेखे। तो जो भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे जुड़ा व्यय, तो यह भी धन के मामले होंगे। और आखिर में बात की गई है उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जा रही तो वो भी धन का मामला होगा। अब देखिए इतने सारी शब्दावली, तो इसमें हमें याद क्या करना है। मुख्यतः आप तीन चीजें जरूर याद कर लें कि धन के मामले कौन से होंगे। उसमें आता है कर के मामले, उधार लिए गए मामले, और जो हमारी निधियां हैं यदि इसकी अभिरक्षा का कोई मामला है तो फिर यह धन विधेयक होगा। मैं फिर से बताता हूं कौन से, एक तो कर के मामले, टैक्स, या फिर उधार के मामले, या फिर भारत की जो निधियां हैं इनकी अभिरक्षा। कर, उधार और भारत की निधियां, कम से कम तीन यह जरूर याद रखेंगे। और बाकी पुस्तक से पढ़कर, जो हम नोट्स दे रहे हैं उससे पढ़कर आप बाकी याद कर लें, तो प्रारंभिकी में आसानी से हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और फिर से याद करा दूं कि परिभाषा क्या है धन विधेयक की, कि जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ इन धन के मामलों पर ही होना चाहिए। उस बिल में इन धन मामलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। यदि कुछ और आ जाता है तो फिर वह धन विधेयक नहीं कहलाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए जरा हम समझ लेते हैं कि जो वित्तीय विधेयक है अनुच्छेद 117 में ये क्या मसला है। जैसे मैं बार बार कह रहा था कि यदि किसी बिल में धन के मामले हैं और कुछ सामान्य कानून भी है तो वो धन विधेयक नहीं कहलाएगा। तो ऐसा बिल क्या कहलाएगा? ऐसा ही बिल कहलाता है वित्तीय विधेयक। मतलब किसी बिल के अंदर यदि धन के मामले हैं जो 110 अनुच्छेद में दिए गए उनसे कोई बात है और साथ में सामान्य विधान भी है, तो ऐसा बिल धन विधेयक ना कहला के वित्तीय विधेयक कहलाएगा। चलिए उदाहरण के तौर पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आज भारत सरकार कोई ऐसा बिल लेकर आती है जिसमें यह लिखा गया है कि वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कोई $400 मिलियन का कर्ज भारत सरकार लेगी और उसका जो ब्याज दर है वो उसमें बता दी। अगर उस बिल में सिर्फ यही है तो फिर यह तो धन विधेयक हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धन का मामला है। मान लीजिए इसमें ऐसा भी कर दें कि $400 मिलियन का कर्ज है, विश्व बैंक से ले रहे हैं, इतनी ब्याज दर पे ले रहे हैं, इतने सालों के लिए ले रहे हैं, और इस पैसे से अब भारत में एक सड़क सुरक्षा काउंसिल बनाई जाएगी। उसके कौन कौन मेंबर होंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी, वो काम क्या करेगी। अब एक संस्था का बनना, सड़क सुरक्षा काउंसिल, ऐसे ही कुछ सोच लें आप, ठीक है। तो उसका बनना, उसकी योग्यताएं होना, उनकी शक्तियां होना, यह तो सामान्य विधान है ना। तो जब सामान्य विधान और धन के मामले को मिलाकर कोई बिल आता है तो वह वित्तीय विधेयक हो जाएगा, वह धन विधेयक नहीं कहलाएगा। तो यह फर्क है जो आपके धन विधेयक हैं और वित्तीय विधेयक है। तो असल में अगर आप देखें वित्तीय विधेयक में और धन विधेयक में, दोनों में हो तो पैसे की बात रही है, पर वित्तीय विधेयक में पैसे के साथ साथ आपको सामान्य विधान भी मिल जाएगा। अब अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इसको तकनीकी रूप से थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। जैसे वित्तीय बिल के भी दो प्रकार हैं, मतलब 117(1) और 117(3) में दूसरी प्रकार का भी जो वित्तीय बिल है वो बताया गया है। अब पहली प्रकार का जो वित्तीय विधेयक है इसमें होते हैं सामान्य विधान और धन का मामला। मतलब ये जो हम अभी पहला परिभाषा देख रहे थे, यह प्रथम प्रकार का वित्तीय बिल है।
और द्वितीय प्रकार का जो वित्तीय विधेयक है वो क्या होता है, उसमें एक तो सामान्य विधान होगा और साथ में भारत की संचित निधि से व्यय होगा। मतलब कि भारत की संचित निधि से यदि व्यय किया जा रहा है और सिर्फ यही वाला धन का मामला है और साथ में सामान्य विधान है, तो यह मिलकर बनाएगा वित्तीय विधेयक टाइप 2। मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था कि हम विश्व बैंक से 400 मिलियन का कर्ज ला रहे हैं और एक सड़क सुरक्षा काउंसिल बना रहे हैं, तो यह हो जाएगा वित्तीय विधेयक टाइप 1। लेकिन अगर मैं ये कहूं, इस तरह का बिल लेके आऊं कि हम भारत की संचित निधि से 400 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और फिर हम बनाएंगे एक सड़क सुरक्षा काउंसिल और उसके ये हर्ताएं होंगी, ये सदस्य होंगे और उनकी ये शक्तियां होंगी, तो यह हो जाएगा आपका वित्तीय विधेयक टाइप 2। परिभाषा अच्छे से दिमाग में बैठा लें। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं अंतिम प्रकार के विधेयक की, जो है संविधान संशोधक विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत। और इसमें तो सीधी बात है, खुद मुंह से बता रहा है कि क्या परिभाषा होनी चाहिए। तो संविधान में किसी भी प्रकार का यदि संशोधन प्रस्तावित किया जाता है तो यह भी किसी बिल के रास्ते प्रस्तावित किया जाएगा। तो ऐसा बिल जो संविधान की किसी धारा में संशोधन चाहता है तो उसको कहेंगे संविधान संशोधन विधेयक। 4 तरह के विधेयक और इनकी परिभाषा अच्छे से हम दिमाग में बिठा लेंगे। अब जो दूसरा हमारा काम है कि इनको संसद से पारित करने की प्रणाली क्या है, जिससे ढेरों सवाल आते हैं, प्रारंभिकी में भी आते हैं। देख लेते हैं, इस चार्ट के जरिए हम समझेंगे और हम 5 स्तंभों के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से इनको संसद में पारित करने की प्रक्रिया स्थापित की गई है। तो हम समझ रहे हैं कि साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय बिल, और ये दोनों टाइप 1 टाइप 2, और इसी के साथ संविधान संशोधन विधेयक। और इसके अनुच्छेद भी हमें याद कर लेने हैं। 107 साधारण विधेयक के लिए, 110 धन विधेयक के लिए, 117 वित्तीय बिल और 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन विधेयक के बारे में है। अब आते हैं हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। मतलब जब कोई भी विधेयक संसद से पारित किया जाता है तो कौन कौन से मुख्य चरणों से गुजरता है। तो एक तो याद रखें, राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए कि नहीं चाहिए। सदन में उसको प्रस्तावित करने से पहले क्या राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, अनुमति चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद प्रारंभ कौन से सदन से होगा, क्या लोकसभा राज्यसभा कहीं से प्रारंभ हो सकता है या सिर्फ लोकसभा से प्रारंभ होगा। इसके अलावा जो लोकसभा या राज्यसभा की शक्तियां हैं ये कितनी है, क्या बराबर की शक्ति है या किसी सदन के पास ज्यादा शक्ति है। और साथ ही बहुमत कौन सा चाहिए उस विधेयक को संसद के सदनों में पारित करने के लिए। और साथ ही राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति किस बिल को स्वीकृति दे सकते हैं और किस बिल के ऊपर कौन सा वीटो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके ऊपर गौर करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे सरल समझ लेते हैं साधारण विधेयक। भाई साधारण विधेयक है तो इसके पारित होने की प्रक्रिया भी बहुत ही साधारण सी रखी गई है। जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी सांसद को यदि साधारण विधेयक प्रस्ताव देना हो और उसको पेश करना हो संसद भवन के अंदर, तो ये जरूरी नहीं कि पहले वो राष्ट्रपति भवन जाएं और उनसे अनुमति लें और फिर वो संसद भवन आए। सीधा संसद भवन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके आगे चलें तो प्रारंभिक सदन कोई भी हो सकता है, चाहे इसको लोकसभा से शुरू कर लें, चाहे आप राज्यसभा से शुरू कर लें। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां हैं, दोनों के पास इसको पारित करने की बराबर शक्तियां होंगी। मतलब यदि एक सदन इसको पास कर दे, दूसरा इसको फेल कर दे, तो उस सूरत में यह पास नहीं होगा। इसके ऊपर जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि डेडलॉक हो जाएगा, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा दोनों सदनों के बीच में। आगे चलें तो साधारण बहुमत चाहिए, 50% मतदान चाहिए इसके हक में इसको पारित करने के लिए, जो भी सांसद उस वक्त उपस्थित हैं और वोट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ राष्ट्रपति स्वीकृति भी दे सकते हैं और किसी भी वीटो का इस्तेमाल इसके ऊपर कर सकते हैं। वो आत्यांतिक वीटो हो सकती है या इसके अलावा दोबारा से विचार करने के लिए भेज सकते हैं संसद को बिल को, या फिर पॉकेट वीटो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सरल और साधारण सी, लेकिन ये समान शक्तियां क्या हैं ये सब हम तब समझ में आएंगी जब हम धन विधेयक की प्रणाली समझेंगे। याद रखेंगे धन विधेयक के लिए धन के मामले दिए गए हैं अनुच्छेद 110 के अंदर, और इसके पास होने की प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक को संसद के सदनों में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ इसकी शुरुआत सिर्फ लोकसभा से हो सकती है। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में
पहले प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। यहीं से इसकी शुरुआत होगी और लोकसभा में पास हो जाने के बाद, पारित हो जाने के बाद यह जाएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं हैं। राज्यसभा को सबसे पहले 14 दिन ही सिर्फ मिलते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को तय करना होगा कि वो धन विधेयक को पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या स्थितियां हो सकती हैं? मान लीजिए एक धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में आता है, या तो उसको वो पास कर दे। अगर राज्यसभा से पारित हो जाता है तो कोई झगड़ा ही नहीं है। यदि राज्यसभा उस बिल को फेल कर दे, राज्यसभा में जो मत हैं उस धन विधेयक के विरुद्ध ज्यादा पड़ जाएं, तो भी धन विधेयक पास ही समझा जाएगा। ये नहीं रोक सकती है राज्यसभा। इसके अलावा हो सकता है कि राज्यसभा कुछ संशोधन प्रस्तावित कर दे कि आप धन विधेयक से ये चीजें बदल लें, तो इस सूरत में धन विधेयक वापस जाता है लोकसभा के पास। परंतु अब लोकसभा का अंतिम निर्णय मान्य होगा। मतलब लोकसभा चाहे तो प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर ले, तो फिर जो धन विधेयक है यह हम कहेंगे कि संशोधित रूप में पारित कर दिया गया है। और अगर लोकसभा उन संशोधनों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो फिर अपने मूल स्वरूप में ही यह धन विधेयक पास समझा जाएगा और सीधा राष्ट्रपति कार्यालय जाएगा। अब राज्यसभा से नहीं पूछा जाएगा। अब आखिरी रास्ता यह बचता है राज्यसभा के पास, यदि वो नहीं चाहते कोई धन विधेयक कानून बने, तो वो ये करेंगे कि उसके ऊपर कोई निर्णय ना लें, उसके ऊपर मतदान ही ना करवाएं राज्यसभा के अंदर। इस सूरत में 14 दिन के गुजर जाने के बाद धन विधेयक को पास ही समझा जाएगा, राज्यसभा से पारित ही समझा जाएगा और इसको राष्ट्रपति कार्यालय भेज दिया जाएगा अंतिम स्वीकृति के लिए। अब यहां पर हमें गौर ये करना है कि जो राज्यसभा है यह अपने स्वयं के दम पर धन विधेयक को ना तो रोक सकती है ना बदल सकती है। क्या कर सकती है राज्यसभा? सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों की देरी कर सकती है। इससे ज्यादा राज्यसभा की शक्तियां नहीं हैं धन विधेयक के बारे में। यहां पर हर तरह से लोकसभा को वृहदहस्त दिया गया है धन विधेयकों के मामले में। आगे देखते हैं तो बहुमत कौन सा? साधारण बहुमत चाहिए। और अंत में जो हम बात यहां पर साधारण बहुमत चाहिए धन विधेयक के मामले में भी, और जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की वीटो की, तो याद रखें या तो राष्ट्रपति स्वीकृति दें या इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि धन विधेयक को नामंजूरी कि हम इसको पास नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें यह भी याद है राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकते हैं, स्व उत्प्रेरण से नहीं कर सकते हैं। तो इस सूरत में हम यह समझ रहे हैं कि धन विधेयक उसी रूप में पास होगा जिस रूप में लोकसभा से पास हुआ, या यूं भी कह सकते हैं जिस रूप में सरकार चाहती है उसी रूप में धन विधेयक पास होगा, क्योंकि लोकसभा में पास हो गया और लोकसभा में बहुमत किसके पास है? वो तो सरकार के ही पास है। तो सरकार चाहती है ऐसा जो है बिल वो पास कराना। तो जिस तरह का, जिस रूप में धन विधेयक को सरकार चाहती है, लोकसभा चाहती है, उसी रूप में पास होगा। राज्यसभा की अपनी कोई शक्ति नहीं है कि वो धन विधेयक को रोक सके या उसमें कुछ स्वैच्छिक बदलाव ला सके। अब आते हैं हम वित्तीय बिल के ऊपर। अब जो वित्तीय विधेयक है, हमने देखा था कि पहले तो इसकी टाइप 1 और टाइप 2 हमें पता है, तो उसकी परिभाषा हम समझ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है और खासकर जो पहले 2 बिंदु हैं उसमें फर्क है। जैसे हम बात करें कि क्या राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, अनुमति चाहिए इसको संसद के सदनों में पेश करने के लिए, तो इसमें याद रखें कि जो टाइप 1 है इसमें आवश्यक है प्रस्तावित करने से पहले, और जो दूसरी तरह का बिल है जो टाइप 2 वित्तीय बिल है, इसमें बिल के पारित होने से पहले चाहिए, प्रस्तावित होने से पहले नहीं। मैं कहना यह चाहता हूं, मान लीजिए आज कोई मंत्री वो लेकर आते हैं वित्तीय बिल, वित्तीय विधेयक, तो अगर वित्तीय विधेयक पहली किस्म का है, टाइप 1 है, तो उनको संसद के भवनों में आने से पहले राष्ट्रपति कार्यालय वो बिल भेजना होगा, और जब राष्ट्रपति कार्यालय अपनी अनुमति दे देगा तब उसको संसद के सदनों में पेश किया जा सकता है। इसके उलट यदि वित्तीय बिल टाइप 2 है तो उसके लिए कोई लाजमी नहीं कि पहले राष्ट्रपति कार्यालय उस विधेयक को भेजा जाए अनुमति के लिए, पहले वो संसद के सदनों में पेश किया जा सकता है। परंतु यह भी याद रखें कि उस बिल के पास होने से पहले पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो यही फर्क है कि टाइप 1 में आप उसको पेश ही नहीं कर सकते हैं अनुमति के बिना, लेकिन टाइप 2 में आप उसको पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके पास होने से पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ये एक बड़ा फर्क है। और इसी के साथ ये भी याद रखें कि टाइप 1 जो वित्तीय बिल है ये सिर्फ लोकसभा से शुरू हो सकता है, ये राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। बस कि इसके उलट जो टाइप 2 है यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
यह लोकसभा में पेश कर सकते हैं या फिर पहले आप राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं, मैं इसलिए चाहता हूं कि आप अपना ध्यान पूरा यहाँ रखें कि किताबों में ये बात अच्छे से नहीं समझाई गई है। उसकी जो शब्दावली है उसमें काफी सारा संशय उत्पन्न होता है। और दूसरा, परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम हरियाणा के विगत वर्ष की प्रारंभिकी परीक्षा की बात करें और अभी हाल फिलहाल में हुए प्रारंभिकी परीक्षा की बात करें, तो उसके अंदर एक सवाल था कि वित्तीय, और सवाल के अंदर भी कथन क्या था कि जो वित्तीय बिल हैं यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही शुरू हो सकते हैं। मतलब उसमें टाइप 1 और टाइप 2 नहीं बताया, आपको एक सामान्य कथन दे दिया। अब इस कथन के ऊपर काफी वाद विवाद हुआ और न्यायालय तक ये मसला गया और उसके बाद यह कहा गया कि भाई ये कथन गलत है। कोई लाजमी नहीं है कि वित्तीय बिल सारे के सारे लोकसभा से ही शुरू होते हो, क्योंकि टाइप 2 तो ये राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। तो इस तरह के कथन कई बार संशय पैदा करते हैं। मैं चाहता हूं कि जब हम क्लास कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, खासकर अपनी प्रारंभिकी परीक्षा के लिए, जहां जो ज्ञान अर्जन हम कर रहे हैं, जब इस ज्ञान अर्जन को वो चेक करना चाहते हैं तो कथनों के माध्यम से इसकी परीक्षा लेते हैं। तो जो पढ़ी लिखी समझी बात है, जब वो कथन के रूप में आती है तब संशय उत्पन्न होने की जो परिस्थिति है ज्यादा हो जाती है। तो अभी हम अपने ज्ञान को कथनों के माध्यम से भी समझते चलें। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे कोई इसमें बड़ा कोई पेचीदगी नहीं है। क्या है कि एक तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान शक्तियां हैं। मतलब यहां कोई 14 दिन की बात नहीं की गई है। अगर कोई बिल, कोई वित्तीय विधेयक एक सदन ने पास किया, दूसरे ने फेल कर दिया, तो फिर यहां पर गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और फिर बात करें बहुमत की, तो साधारण बहुमत चाहिए दोनों ही तरह के वित्तीय विधेयक को पास करने के लिए। और जब राष्ट्रपति की शक्तियों की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति स्वीकृति भी दे सकते हैं और साथ ही किसी भी वीटो का इस्तेमाल इसके ऊपर कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं संविधान संशोधन विधेयक 368 अनुच्छेद के तहत। इसमें याद रखेंगे सबसे पहले जो राष्ट्रपति की अनुमति है उसकी जरूरत नहीं है इसको पेश करने के लिए। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी सदन में यह संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। और इसके अलावा याद रखेंगे कि कोई संयुक्त बैठक नहीं है। यहां पर ना सिर्फ दोनों सदनों की शक्ति समान है, वरन यदि एक सदन ने संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया और दूसरे ने उसको फेल कर दिया तो बिल यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके लिए कोई भी संयुक्त बैठक संसद के सदनों की नहीं बुलाई जा सकती है। तो एक सदन के फेल कर देने पर संविधान संशोधन बिल पूर्णतया फेल हो जाएगा। हाँ, आप उसको दोबारा प्रस्तावित कर दें तो बात अलग है। और इसी के साथ यहां पर याद रखेंगे कि अब तक हमने जो तीनों विधेयक देखे हैं, इसमें जो बहुमत चाहिए वह साधारण बहुमत है। पर जब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की तो यह विशेष बहुमत से पास किया जाता है। 2/3 आपको बहुमत चाहिए जो सांसद उस वक्त सदन में उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं। और इसी के साथ जो संसद के भवन की, जो भी संसद के सदन की, जिस सदन में यह बिल पारित किया जा रहा है, वहां पर 2/3 बहुमत के बाद जो उसकी कुल संख्या है, कुल सदस्यता है, उसके 50% से ज्यादा सदस्यों का समर्थन। मतलब एक तो जो सदन में उपस्थित सांसद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए, और साथ में जो कुल सदस्यता है उस सदन की, उसका 50% से ज्यादा चाहिए। दोनों बहुमत, जिसको हम विशेष बहुमत के तौर पर जानते हैं, इससे जब पास होगा तो फिर संविधान के अंदर संशोधन पारित किया जाएगा। और जब बात करते हैं हम स्वीकृति की, कि जब अंतिम रूप में यह दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचता है तो राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति इस पर सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति देंगे, आत्यांतिक वीटो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह कब किया गया था, तो याद रखेंगे 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा यह शर्त लगा दी गई थी कि राष्ट्रपति की संवैधानिक संशोधन विधेयक के ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति ही देनी होगी। तो अब तक हम जो संसद का मुख्य कार्य है, विधानों का निर्माण करना भारत देश के लिए, तो उसमें हम 4 तरह की जो विधेयक हैं उनकी परिभाषा भी समझ चुके हैं और इनको पारित करने की प्रणाली जो संसद में अपनाई गई है उसको भी समझ चुके हैं। फिर से याद करा दूं, ढेरों ढेर प्रश्न, खासकर प्रारंभिकी के अंदर। तो वैसे तो बहुत सारे पैराग्राफ, बहुत सारे पन्नों में ये बात दी होती है, इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। अब आते हैं हम इस बात के ऊपर कि यदि कभी किसी विधेयक को पारित करने में
दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाए। और ये गतिरोध कहां उत्पन्न हो सकता है? याद रखें, एक तो साधारण विधेयक में हो सकता है और दूसरा वित्तीय विधेयकों के मामले में हो सकता है। कभी भी धन विधेयक के मामले में गतिरोध नहीं होगा, क्योंकि वहां पर राज्यसभा की शक्ति बराबर नहीं है। 14 दिन दिए हैं, 14 दिन में कुछ नहीं किया राज्यसभा ने, तो फिर भी पारित ही समझा जाएगा। और अगर हम आते हैं संविधान संशोधन पर, तो हमने अभी बात की है कि एक सदन ने पास किया, दूसरे सदन ने यदि उस बिल को फेल कर दिया तो उसको खत्म समझा जाता है, उसको पास नहीं, वहीं पे खत्म समझा जाएगा। उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। परंतु साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है कि एक सदन कहता है पास है, दूसरा सदन कहता है नहीं पास है, तो मानेंगे किसकी? तो इसके लिए एक रास्ता अपनाया गया है संविधान के अंदर, अनुच्छेद 108 में, और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। एक तो अनुच्छेद याद रखेंगे 108 और संयुक्त बैठक। ये 108 में संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति बुला सकते हैं वो किस मामले के अंदर है? जब किसी भी विधेयक के पास होने पर दोनों सदनों में पूर्ण असहमति हो जाए। और पूर्ण असहमति के 3 ही कारण हो सकते हैं। 3 कारण, जैसे एक सदन ने पास किया, दूसरे ने उसको फेल कर दिया, वहां पर जो मत डले वो उस बिल के खिलाफ डल गए हैं। अब एक पास कर रहा है, एक फेल कर रहा है, आप मानेंगे किसकी? या फिर दूसरे उदाहरण में यह हो सकता है कि एक सदन ने एक विधेयक को पास किया और दूसरे सदन ने उस विधेयक में कुछ संशोधन डिमांड कर दिए। अब जो सदन पहले पास किया था उस विधेयक को, वो सदन इन संशोधनों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर भी आप गतिरोध की स्थिति में। और तीसरा, हम मान लेते हैं कि गतिरोध है। किस सूरत में मान लेते हैं? कि एक सदन ने किसी विधेयक को पास किया और दूसरे सदन ने उस विधेयक के ऊपर 6 महीने तक कोई अंतिम कार्यवाही नहीं की, मतलब उसको पास या फेल नहीं किया, उसको मतों पर नहीं रखा, तो फिर हम मान लेते हैं 6 महीने गुजरने के बाद कि यह गतिरोध उत्पन्न हो चुका है। तो 3 ही कारण हो सकते हैं दोनों सदनों के बीच पूर्ण असहमति के। अब इन सूरतों में क्या हो सकता है? राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे और इस संयुक्त बैठक में दोनों सदन के सदस्य आकर बैठेंगे। और क्योंकि उस बिल पर गतिरोध है तो चर्चाएं तो पहले ही बहुत हो चुकी हैं, तो मुख्य उद्देश्य होता है जो संयुक्त बैठक है कि थोड़ी बहुत चर्चा करनी है कर लें, उसके बाद या तो उस विधेयक को पास करें या फेल करें, तो उसका भाग्य तय करना है, उस विधेयक का भाग्य तय करना है। और यहां पर हम समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत से यह फैसला कर लिया जाएगा। अब साधारण बहुमत से क्यों? क्योंकि जो संयुक्त बैठक में विधेयक आते हैं वो या तो साधारण विधेयक है या फिर आपके वित्तीय विधेयक हैं, और दोनों ही साधारण बहुमत से पास होते हैं। अब जब साधारण बहुमत की बात आएगी तो याद रखें लोकसभा बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि लोकसभा का जो सांख्यिक बल है ये राज्यसभा के मुकाबले ज्यादा है। 543 सांसद हैं लोकसभा के अंदर और 245 राज्यसभा में, और 543 में भी जो ज्यादा सांसद हैं वो सरकार के हैं और कुछ सांसद उनके राज्यसभा में भी होंगे। तो उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार अपना बिल पास करा लेगी। संख्या बल के मामले में संयुक्त बैठक में सरकार के भारी पड़ने के जो उम्मीद है वो ज्यादा होती है, और लोकसभा तो राज्यसभा पर भारी पड़ेगी ही, क्योंकि सांख्यिक बल ज्यादा है। अब इस चीज पर आते हैं कि ये कर तो हम सकते हैं और ये संवैधानिक व्यवस्था है, पर इसको भारतीय संसदीय प्रणाली या संसदीय प्रणाली की व्यवस्था में ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा विधेयक पास करने की कोशिश कर रही है जिसके लिए राजनीतिक दलों में एक आम सहमति नहीं है। विपक्ष किसी भी कीमत पर इस विधेयक को पास नहीं करना चाहता है, कोई ना कोई उसका ऐतराज है। और जब हम सांसदिक प्रणाली की बात कर रहे हैं तो याद रखें संसद की जो अंतरात्मा की व्यवस्था है तो वो ये नहीं कहती है कि आप सिर्फ संख्या बल के आधार पर ही कानून पास करते रहें, कि किसी राजनीतिक दल को क्योंकि संख्या बल भारी मिल गया तो जैसे मर्जी कानून पास करें। जो हम संसदात्मक प्रणाली की बात करते हैं यहां पर ये सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के सहयोग से चलना होता है, संसद दोनों के सहयोग से चलती है। तो उम्मीद ये की जाती है अगर हम संसदात्मक प्रणाली की आत्मा की बात करें कि कहीं ना कहीं एक पारस्परिक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाए और कुछ बातें विपक्षी भी मान ली जाए। ऐसा हम कह रहे हैं संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की अंतरात्मा को देखते हुए। कोई कानून में ऐसे सीधे तौर पे नहीं लिखा है तो बहुत अच्छा माना नहीं जाता है। और ये इस बात से भी स्थापित होता है कि आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा कभी बहुत सारे विधेयकों पर गतिरोध होता है परंतु संयुक्त बैठक को आमतया नहीं बुलाया जाता है। और 3 उदाहरण कौन कौन से हैं? वो हैं
कि एक तो सबसे पहले 1960 में जब दहेज प्रतिषेध विधेयक लाया गया था, और इसी के साथ बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक था 1977 के अंदर, और फिर 2002 में आया था आतंकवाद निवारण विधेयक जो पोटा बना था। तो इन 3 मामलों में ही सिर्फ आज तक संयुक्त बैठक बुलाई गई, इसके अलावा हमारे पास और कोई उदाहरण नहीं है। संसदीय नियंत्रण के उपकरण, या इन्हीं को कहा जाता है संसदीय कार्रवाई के साधन। संसद में जो दिन प्रतिदिन की कार्रवाई चल रही है, तो कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे इन कार्रवाई को साधा जाता है और कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जाता है। प्रारंभिकी में सीधे प्रश्न आते हैं, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देख लेते हैं, सबसे पहले दिन की कार्रवाई देख लें। 3 हिस्सों में बटा होता है सदनों का दिन। पहला प्रश्नकाल, इसके बाद शून्यकाल, और फिर जो भी दिन का मुख्य उद्देश्य है, एजेंडा है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्नकाल की बात करें तो खुद ही गवाही दे रहा है, क्या हो रहा होगा, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन पूछेगा? वैसे तो कोई भी पूछ सकता है, आमतया विपक्ष के सांसद सरकार के मंत्रियों से उनके मंत्रालय के बारे में या देश समाज के बारे में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर सवाल पूछते हैं। पर यहाँ यह कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ विपक्षी सवाल पूछेगा। याद रखें, सत्तारूढ़ दल के जो सांसद हैं वो भी अपने मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब प्रश्नकाल की बात करें तो 3 तरह के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। देखिए, जो हमारे सदन है ये पूरी व्यवस्था और पद्धति के साथ चलते हैं, तो ऐसे नहीं कोई भी उठ के कुछ भी करने लग जाए। हर कार्य को करने के लिए एक पद्धति दी गई है। तो प्रश्नकाल में प्रश्नों को पूछने की एक मुख्य पद्धति यह है कि 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको वर्गीकरण दिया गया है, आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक है तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और साथ ही अल्प सूचना के प्रश्न। तारांकित प्रश्न का सिर्फ इतना मतलब है कि इसका मौखिक उत्तर दिया जाएगा, और क्योंकि मौखिक उत्तर दिया जा रहा है तो साथ में जो पूरक प्रश्न है ये पूछने की अनुमति होगी। मतलब जो आपने मुख्य प्रश्न पूछा है उसके साथ में यदि कोई पूरक प्रश्न है, उसके बारे में कुछ और जानकारी उसी से संबंधित मुख्य प्रश्न से, तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके उलट अतारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है। यहाँ पे मौखिक उत्तर नहीं दिया जाएगा, और क्योंकि लिखित उत्तर दिया जा रहा है तो पूरक प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप पूरक प्रश्न पूछेंगे तो आप दोबारा लिख के देंगे, वो अलग से एक प्रश्न बन जाएगा। तो याद रखेंगे, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं अतारांकित प्रश्नों के अंदर। और फिर तीसरा आता है अल्प सूचना के प्रश्न, मतलब कि 10 दिनों से कम का नोटिस पर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। देखिए, होता यह है कि व्यवस्था इस तरह से, जब आप प्रश्न पूछते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे संसद भवन में खड़े होकर मंत्री जी से प्रश्न पूछें। यह प्रश्न पहले जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके कार्यालय में जमा होते हैं, फिर इनकी छटनी की जाती है और हर मंत्री को सूचित किया जाता है, उनको वक्त दिया जाता है कि आपके मंत्रालय से संबंधित यह प्रश्न आया है, इसकी तैयारी के लिए आपको इतना समय है, और यह समय आमतौर पर 10 दिन का होता है। तो उस दिन के बाद कोई एक दिन समय तय किया जाता है कि इन मंत्री की आज बारी आएगी और ये पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन यदि आपका प्रश्न ऐसा है कि आप ये 10 दिनों का जो समय है ये नहीं चाहते हैं, आपको जल्दी चाहिए, किसी व्यक्ति के प्राणों या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ यदि आपका प्रश्न है, हो सकता है ऐसा प्रश्न हो, तो फिर 10 दिन से कम का नोटिस दिया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और याद रखेंगे, अल्प सूचना के जो प्रश्न हैं इनका भी जो उत्तर होगा वो हमेशा मौखिक ही दिया जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं शून्यकाल। अब 1 घंटे का प्रश्नकाल और उसके बाद शून्यकाल आ जाएगा। तो शून्यकाल, पहले तो ये याद रखें कि ये भारतीय जो संसद है इसी की एक प्रथा है, हमने ही शुरू किया है, 1962 से शुरू किया है, और किसी भी नियम पुस्तिका में या संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये एक हमारी संसदीय प्रथा के तौर पर चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं, किसी भी मामले को उठा सकते हैं। तो एक स्वतंत्र तौर पर आप सोचे कि 1 घंटा रख लिया है कि भाई 1 घंटे का शून्यकाल है, और कोई भी सांसद महोदय, हाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं मौके पर वो तो अनुमति लेनी पड़ेगी, पर कोई पूर्व सूचना, पूर्व नोटिस नहीं देना होगा। जैसे हमने देखा कि प्रश्नकाल में आपको 10 दिन से पहले नोटिस देना होता है प्रश्न के लिए, तो 10 दिन का टाइम मिलता है। यहाँ पर आपको पूर्व नोटिस देने की जरूरत नहीं है, और जो सभापति हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी अनुमति से आप कोई भी मामला उठा सकते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि मामला उठा सकते हैं, तो हो सकता है कि सांसद महोदय कोई प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर किसी चर्चा के विषय के ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो कोई भी मामला बिना पूर्व सूचना के उठाया जा सकता है। फिर आता है जी
दिन का एजेंडा या दिन का मुख्य कार्य। तो जो हम बात कर रहे थे कि संसद के सदनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश के लिए, समाज के लिए विधि का अधिनियमन करना। तो विधि का अधिनियमन कहाँ होता है? वो होता है दिन के एजेंडे के अंदर। मतलब विधेयकों को पेश करना, विधेयकों के ऊपर बहस करना, विधेयकों के ऊपर वोट करना, या फिर ऐसा कोई भी मुद्दा जो देश समाज को प्रभावित करता है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके ऊपर चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, वो सब कुछ दिन के एजेंडा के अंदर होती है। तो ये तो हो गया एक दिन की कार्रवाई। मतलब हम संसद के सत्र देख चुके हैं कि कैसे 3 सत्रों में संसद अपनी कार्रवाई चलाती है, और साथ में आज हमने दिन भी देख लिया है। अब आगे चलते हैं तो समझते हैं प्रस्ताव और संकल्प। मतलब ये सारे वो चीजें हैं जिसके द्वारा संसद के सदनों की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई को प्रभावित किया जाता है या फिर सुचारू रूप से चलाया जाता है। प्रस्ताव और संकल्प मतलब देखिए, क्योंकि हमने बात की है कि जो संसद है यह एक ऐसा स्थान है जहां पर हर कार्य किसी पद्धति से किया जाएगा, बिना पद्धति के कोई कार्य नहीं होगा। हर काम करने के लिए एक खास प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो अगर कोई भी सांसद महोदय अपनी इच्छा स्वरूप कोई कार्य कार्यान्वित करना चाहते हैं सदन के अंदर, तो प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है। अब अलग अलग जो अनुमति वाले कार्य हैं वो किस तरह के प्रस्तावों से कार्यान्वित किए जा सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक है अविश्वास प्रस्ताव। मतलब यह पास हो गया, यह पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार साथ के साथ गिर जाएगी। अब अविश्वास प्रस्ताव की बात सिर्फ इतनी ही है कि विपक्ष ये कहता है कि जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार है, इसके पास सदन में बहुमत नहीं है। पहले तो ये याद रखें कि ये राज्यसभा में नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। और लोकसभा में लाने के बाद यह भी याद रखें कि एक अकेले सांसद के कहने पर नहीं आ जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। कम से कम 50 सांसद लोकसभा के जब इसके लिए हामी भरेंगे, तब जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी अनुमति से अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्थापित किया जाएगा और फिर उसके ऊपर वोट कराया जाएगा। तो इसमें मोटा माटी बात इतनी सी है कि जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार है, वो अपने पक्ष में जो कुल सदस्यों की संख्या है उसका 50% से ज्यादा सांसद खड़े करे, उनके समर्थन में हैं। क्या जो सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार है, उसके पास सदन में पूर्ण बहुमत है या नहीं है? जैसे मैं बात करूं कि 543 सदस्यता है इस वक्त लोकसभा की, तो मोटा माटी 272 सांसद सरकार के पक्ष में खड़े होने चाहिए। अगर इससे कम हुए तो फिर समस्त सरकार को रिजाइन करना होगा, त्यागपत्र देना होगा, सरकार गिर जाएगी। यह है अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, कई बार देखिए ये भी होता है कि गाहे बगाहे ये भी कर दिया जाता है कि सिर्फ सरकार की कटु आलोचना करने के लिए, हालांकि उनके लिए निंदा प्रस्ताव अलग से हैं, बट फिर भी कि सरकार को बड़े स्तर पर घेरने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। जैसे कुछ साल पहले जो इस वक्त भाजपा की सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया, जबकि यह पूरी तरह स्पष्ट था कि जो बहुमत है सदन के अंदर वो भाजपा के साथ है, परंतु फिर भी अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दे दी और फिर वो सब वहां पर विचार विमर्श किया गया, वाद विवाद हुआ, और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने अभिभाषण दिया और सरकार की तरफ से जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था। अब यहां पर बात करें तो कोई संख्या बल का संशय ही नहीं था, फिर भी लाया गया और अंत में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, सरकार बनी रही। मेरा ख्याल है आपको याद हो कि राहुल गांधी जी ने एक बार उठकर जाकर सदन के बीच में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बाहों में भर लिया था। उनको जो है वो कौलिया भरना कहते हैं या फिर जफ्फी डालना कहते हैं, वो किया था और वापस आकर अपने एक साथी को आंख मारने की हरकत की थी। वो सब जो हो रहा था, या वो जो आजकल तो नहीं पर काफी टाइम तक यूट्यूब पे वायरल रहा था, वो सब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई घटनाएं थी। तो इस तरह से भी सरकार को बड़े पैमाने पर आलोचना का शिकार बनाने के लिए भी इस तरह की चीजें आ सकती हैं, परंतु उसमें याद रखें विपक्ष कहता यही है कि सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं है, वजह इसकी सिर्फ यही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो अभी हमने देखा था अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को कुछ उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो यदि कोई सांसद अपनी उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों का अनुचित लाभ उठाता है या फिर उन विशेषाधिकारों की उल्लंघना करता है, तो फिर
उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग के लिए सांसद सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है धन्यवाद प्रस्ताव। तो हमने राष्ट्रपति जी के साथ पढ़ा था कि जब भी बजट सत्र शुरू होता है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और इसी के साथ जब भी भारत में लोकसभा का निर्वाचन होता है और नवनिर्वाचित लोकसभा का जो पहला सत्र शुरू होगा या पहली मीटिंग होगी वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है। अब इन दोनों ही मौकों पर होता यह है कि राष्ट्रपति जो अपना अभिभाषण देकर चले जाते हैं उसके कुछ दिनों बाद सदन बल्कि राज्यसभा भी इसमें शामिल होती है तो एक धन्यवाद प्रस्ताव पास करती है। मतलब धन्यवाद प्रस्ताव उसमें यही होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की मुख्य बातें क्या हैं, और फिर अंत में कहा जाता है कि हम धन्यवादी हैं कि राष्ट्र के मुखिया संसद के सदनों में आए और अभिभाषण देकर गए। तो यह उनके अभिभाषण के प्रति एक आभार व्यक्त किया जा रहा है, धन्यवाद व्यक्त किया जा रहा है। तो बस याद रखेंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव किस संदर्भ में पारित किया जाता है संसद के सदनों से। आगे देखते हैं और समझते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। किसी का ध्यान खींचना है, और ध्यान यहां पर किसका खींचना है? किसी मंत्री महोदय का। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि कोई अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला है, मतलब कोई अत्यावश्यक अर्जेंट, और इसमें लोक महत्व पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए, अगर ऐसा कोई मामला आ गया है और कोई सांसद हैं जो किसी खास मंत्री का ध्यान इस मुद्दे की ओर लाना चाहते हैं, तो मान लीजिए कहीं किसी राज्य में कानून व्यवस्था की कोई बड़ी ढिलाई हो गई है या कहीं पर कोई बड़ा अपराध हो गया है, तो उस पर हो सकता है कोई सांसद उठ के कहेंगे भाई देश के गृह मंत्री जी मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता हूं, आप अपना ध्यान इस मुद्दे पर लाएं। और साथ ही ध्यानाकर्षण सिर्फ ये नहीं कि ध्यान दे दीजिए, बल्कि उन मंत्री साहब से उनके आधिकारिक बयान की मांग की जाती है कि इस अत्यावश्यक लोक महत्व के मसले पर आप क्या कर रहे हैं या आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप आधिकारिक बयान संसद में खड़े होकर दें। तो इस तरह से ध्यानाकर्षण किसी भी सांसद द्वारा किसी मंत्री के ध्यान को खींचने के लिए होगा। और किस तरफ ध्यान खींचना है? अत्यावश्यक लोक महत्व के मसले के ऊपर। और यह याद रखें कि यह भी भारतीय संसद में शुरू की गई एक प्रथा है, हमने इंग्लैंड से नहीं ली है। 1954 से यह भारतीय संसद की प्रथा है। तो एक तो हमने शून्यकाल देख लिया जो 1962 से भारतीय संसद की प्रथा है, और अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देख चुके हैं जो 1954 से भारतीय संसद की प्रथा के तौर पर स्थापित है। आगे चलते हैं और समझते हैं स्थगन प्रस्ताव। अब देखिए मसला तो यहां पर भी वही है, जैसे अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। अब आप किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं, वरन सारे के सारे सदन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। याद रखें यह भी सबसे पहले एक किसी सांसद के कहने पर नहीं आ जाएगा, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए स्थगन प्रस्ताव को सदन में स्थापित करने के लिए। और साथ ही यदि यह स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है सदन के अंदर, तो कम से कम 2.5 घंटे के लिए, कम से कम 2.5 घंटे के लिए सदन की जारी कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा, और उसकी जगह होगा क्या कि जो भी अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला है उसके ऊपर सदन में चर्चा की जाएगी। मतलब मान लीजिए आप एक सांसद हैं और कोई अत्यावश्यक लोक महत्व का मसला हो चुका है, जैसे हम कोई बड़ी आपराधिक घटना कह रहे थे। अब यदि आप यह चाहते हैं कि इसके ऊपर जो भी मंत्री हैं जिम्मेवार, जैसे हम अगर आपराधिक घटना की बात कर रहे हैं तो हम कानून मंत्री या फिर देश के गृह मंत्री की बात करेंगे, तो अगर सिर्फ आप उनका ध्यानाकर्षण और उनसे आप आधिकारिक बयान लेना चाहते हैं तो आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं सारे सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और हम सारा सदन मिलकर आज जो भी चल रही कार्रवाई है उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित करते हैं, वो काम तो बाद में भी हो जाएगा, यह अति आवश्यक है। तो इसके ऊपर सारा का सारा सदन चर्चा परिचर्चा करेगा और फिर देखते हैं कि उसका निर्णय क्या आता है। तो फिर आप लेके आएंगे स्थगन प्रस्ताव। और याद रखें स्थगन प्रस्ताव यदि आ जाता है तो संसद में चाहे कोई भी प्रस्ताव चल रहा हो, कोई कार्रवाई चल रही हो, वो सब थोड़े टाइम के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और स्थगन प्रस्ताव के मसले पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो
अब तक हम समझ चुके हैं कि भारतीय संसद और उसके सदनों के अंदर दिन प्रतिदिन की कार्रवाई किस तरह से चलती है, विधेयक किस तरह से पास किए जाते हैं। अब चलते हैं संसद में होने वाले वित्तीय प्रबंधनों की तरफ, मतलब कि जो बजट है उसको पास करने की प्रक्रिया और बजट से जुड़ी हुई कुछ और वित्तीय प्रबंधनों के बारे में बात करते हैं, जो कार्रवाई संसद के सदनों में प्रस्तावित की जाती है, पारित की जाती है। देखते हैं सबसे पहले बजट के बारे में। और जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो यहां मैं स्पष्ट कर दूं, हम आर्थिक तौर पर बजट का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वरन बजट किस तरीके से पास किया जाता है, पारित किया जाता है संसद के सदनों में, हम उस प्रक्रिया को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम भाषा के अंदर बजट कह देते हैं, परंतु संविधान में क्या शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये अपने आप में बजट ही होता है। बात करें तो याद रखेंगे कि 2017 के जो आम बजट हैं, इसके द्वारा काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। जो प्रक्रिया है ये बदला गया है। अंत में देख लेंगे कि वो बदलाव क्या है। और याद रखें कि जो आज की व्यवस्था है या प्रणाली है जिससे बजट को पास किया जाता है, एक तो ये कई चरणों में होती है, पहले भी कई चरणों में होती थी, बस उन चरणों में कुछ फेरबदल किया गया है। पहले हम आज की प्रणाली समझ लेते हैं और फिर देख लेंगे 2017 से पहले की प्रणाली क्या थी। तो जो पहला चरण आता है बजट के पारित होने में, वह है बजट का प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण मतलब फरवरी के पहले कार्य दिवस पर, अब ये फरवरी की कोई भी तारीख हो, जो पहला कार्य दिवस होगा उस पर लोकसभा के अंदर और जो राष्ट्रपति हैं उनकी पहले ही सहमति के द्वारा भारत के वित्त मंत्री लोकसभा में बजट का प्रस्तुतिकरण करेंगे, बजट भाषण के साथ में। 1 से सवा घंटे का लगभग ये भाषण होता है और इसमें बजट के मुख्य बिंदु बताए जाते हैं खुद वित्त मंत्री के द्वारा। तो एक तो चीज, जो बजट है यह तैयार भी वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है और साथ में इसका प्रस्तुतिकरण सबसे पहले लोकसभा में खुद वित्त मंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। वित्त मंत्री चाहे किसी भी सदन से हो, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो, सबसे पहले बजट को पेश करेंगे लोकसभा से और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ। इसी के साथ जो होगा वो यह है कि सभी सांसदों को मुफ्त प्रतियां दी जाएंगी और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए बजट को भेज दिया जाएगा जब बजट भाषण समाप्त हो चुका होगा। तो आमतौर पर होता यह है कि जो भी फरवरी का पहला दिन है उस दिन लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। जैसे ही वो अपना बजट का भाषण खत्म करते हैं, तुरंत ही सदन को स्थगित कर दिया जाता है 3 से 4 दिनों के लिए। और इस स्थगन के बाद जो भारत का राजपत्र है उसमें बजट को प्रकाशित होने के लिए भेजा जाएगा और सभी सांसदों को मुफ्त प्रतियां दी जाएंगी। हालांकि आजकल ये प्रतियों का जमाना हम खत्म कर रहे हैं और ई बजट, जैसे अब हम देखें तो हमारे वित्त मंत्री जो टैब होता है उसके ऊपर इस बजट को पढ़ते हैं, पर फिर भी 2017 के बाद प्रतियां भी दी गई थी ताकि जो भी हमारे सांसद हैं वो बजट को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि उसके ऊपर चर्चा कर सकें और फिर उसको वोट के द्वारा पारित किया जा सके। अब 3 से 4 दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। यह समय आमतया दिया जाता है कि सांसद अच्छी तरह से बजट के प्रावधानों को पढ़कर आए। उस पढ़कर आने के बाद जब दोबारा सदन मिलेगा तो दूसरा चरण आएगा, वह है सामान्य चर्चा। अब बजट के ऊपर 3 से 4 दिनों पर आमतौर पर चर्चा की जाएगी। मतलब हर प्रावधान की गहन चर्चा नहीं होगी, इस तरह की बातें होंगी कि कृषि क्षेत्र में क्या अनुदान दिए गए हैं, या फिर जो भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, क्या अनुदान दिए गए हैं। तो मोटे तौर पर, सामान्य तौर पर बजट पर चर्चा की जाएगी। याद रखें, इस सामान्य चर्चा के दौरान वित्त मंत्री बाध्य नहीं है जो भी कोई सांसद हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। हाँ, अगर वित्त मंत्री चाहते हैं तो कुछ प्रश्नों के उत्तर वो चर्चा के रूप में दे सकते हैं। अब इसके बाद इस सामान्य चर्चा जो 3 से 4 दिन चलेगी, इसके बाद अब सदनों को 3 से 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। अच्छा, इससे पहले जब हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे कि बजट को प्रस्तावित किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण होगा, तो हमने बात की लोकसभा में पहले किया जाएगा और वहां पे जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो भाषण खत्म करने के बाद उसी दिन आधिकारिक तौर पर राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा में भी आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्री बजट को पेश कर देते हैं। तो वो आप एक समझें कि प्रथा के तौर पर हम फॉलो करते हैं। फिर सामान्य चर्चा हुई और सामान्य चर्चा के बाद 3 से 4 सप्ताह के लिए सदनों को स्थगित कर दिया जाएगा। अभी बजट पारित नहीं हुआ है, पर 3 से 4 हफ्ते की छुट्टी, मोटा माटी में 1 महीना कह लूं, तो बजट पारित हुआ नहीं, 1 महीने की छुट्टी, तो क्या हमारे सांसद महोदय गोवा और दुबई में छुट्टी मनाने जाएंगे? नहीं। अब बजट जाएगा तीसरे मुख्य चरण में, जिसको कहते हैं समिति चरण।
मतलब काम बजट के ऊपर ही होना है, पर संसद के सदनों में नहीं होगा, वरन समितियों के अंदर होगा। अब यह याद रखें कि भारतीय जो संसदात्मक प्रणाली है, इसमें 24 भारतीय संसद के अंदर 24 स्थायी समितियां हैं, और यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समितियां हैं। हर समिति के अंदर 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। और यह भी कोशिश की जाती है कि हर स्थायी समिति में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जगह दी जाए। मतलब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि हम जो हमारी संसद है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले रहे हैं, छोटी छोटी संसदें बना रहे हैं। मैं ये आधिकारिक तौर पे नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। अब ये जो बजट है ये जाएगा संसदीय समितियों के पास। संसदीय समिति हमने बात की है कि मंत्रालयों से संबंधित है। जैसे एक संसद समिति होगी, स्थायी समिति, वो कानून मंत्री या कानून मंत्रालय के संबंध में होगी, या फिर कोई बाल एवं महिला विकास कल्याण मंत्रालय के बारे में होगी, तो कोई विधि मंत्रालय के बारे में होगी, कोई गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय के बारे में होगी। तो बजट को यूं समझे कि बांट लिया जाएगा। बजट के अंदर जो भी अनुदान दिए जा रहे हैं, जो भी प्रावधान हैं बाल एवं महिला विकास कल्याण मंत्रालय से संबंधित, तो उस स्थायी समिति के पास भेज दिया जाएगा। ऐसे ही बजट में जो अनुदान या प्रावधान हैं जो रक्षा मंत्रालय संबंधित है, वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया जाएगा। तो बजट इस तरह से सोचने के टुकड़ों में अलग अलग समितियों के पास भेजा जा रहा है, ताकि वो समितियां गहन रूप से अध्ययन कर सकें और अपनी एक रिपोर्ट दे सकें उन अनुदानों और प्रावधानों के बारे में। तो जितने भी वक्त के लिए यह सदनों का स्थगन है, उस समय के दौरान समितियां, संसद की स्थायी समितियां बजट की जांच करेंगी, अनुदानों की जांच करेंगी, प्रावधानों की जांच करेंगी, और फिर अपनी रिपोर्ट के साथ बजट को वापस भेजेंगी संसद के सदनों के अंदर। अब आता है चौथा मुख्य चरण, मतदान चरण। अब बजट के ऊपर मतदान शुरू किया जाएगा, परंतु सारे बजट के ऊपर इकट्ठा मतदान नहीं करते हैं। जितने भी अनुदान हैं, जितनी भी अनुदान की मदें हैं, उनके ऊपर अलग अलग वोट किया जाता है। मतलब हर अनुदान, जैसे मैं मोटे तौर पे कह लूं कि कृषि मंत्रालय के लिए कुछ अनुदान है, उसके ऊपर अलग से वोट होगा। और कई मंत्रालय तो ऐसे हैं जिसमें अनुदानों की कई मदें हैं। जैसे हम रक्षा मंत्रालय की बात कर लें तो उसमें अनुदानों की 6 मदें हैं, उनके ऊपर अलग अलग वोट किया जाएगा। बजट के ऊपर इकट्ठा शुरुआती वोट नहीं होगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं, जब वोट करना शुरू किया और हम समझ रहे हैं कि बजट टुकड़ों में पास होता चला जा रहा है, यहां पर यह जरूर याद रखें कि मतदान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। राज्यसभा बजट के अनुदानों पर वोट नहीं कर सकती है। जैसे हमने धन विधेयक में देखा था, धन विधेयक 110 अनुच्छेद के तहत जब राज्यसभा आता है तो राज्यसभा कम से कम वोट तो करती है, चाहे वो वोट बाध्यकारी नहीं है, उनके फेल करने के बावजूद धन विधेयक पास हो जाएगा। परंतु जब हम बजट के अनुदानों की बात कर रहे हैं तो अनुदानों के ऊपर राज्यसभा वोट कर ही नहीं सकती है। जो हमारी समिति चरण है, इसके बाद तकरीबन राज्यसभा का कार्य खत्म हो जाता है बजट के परिप्रेक्ष्य में, लोकसभा में कार्रवाई चल रही होती है। अब इसी जो मतदान चरण है, इसके दौरान एक अहम घटना और घट सकती है, और वो है विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। अब हम कटौती प्रस्ताव को जान लेने, और प्रारंभिकी में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे 3 तरह के कटौती प्रस्ताव आ सकते हैं। अच्छा, यह सिर्फ एक संस्मरण के तौर पर है, यह सांकेतिक तौर पर हैं, यह इनका कोई असल में असर नहीं होने वाला है। और असल में तो यह कटौती प्रस्ताव कभी पास भी नहीं होते हैं, क्योंकि लोकसभा में यदि एक कटौती प्रस्ताव पास होंगे तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए, और साधारण बहुमत से यदि कटौती प्रस्ताव पास हो गए तो फिर तो सरकार का गिरना तय है। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि इनमें से कोई कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो फिर सरकार गिरेगी, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव है उस तरह का एक सिचुएशन बन जाएगा लोकसभा के अंदर। अब आते हैं कौन कौन से कटौती प्रस्ताव हैं। तो एक है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, फिर आर्थिक कटौती प्रस्ताव, और फिर सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। जैसे हमने बात की, तीनों जो इनका स्वरूप है वो सांकेतिक तौर पर है। जैसे नीतिगत कटौती प्रस्ताव के पीछे विपक्ष की मंशा ये है, वो इस बात पर ऐतराज नहीं कर रहे हैं कि पैसा कम दिया गया है अनुदान में या ज्यादा दिया गया। वो कहते हैं इस पैसे के द्वारा जो आपने नीति बनाई है उसका कोई मूल्य नहीं है। अब जब कोई मूल्य ही नहीं है उसका, तो फिर आप लाखों करोड़ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हजारों करोड़ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा करें, जो भी आपका अनुदान की राशि है उसको खत्म करें और 1 रुपए तक ले आए। मतलब ये 1 रुपए तक की कटौती, मतलब जितना भी अनुदान था उसको कम करके सिर्फ 1 रुपया पास करें। अब भाई
यह तो नहीं संभव है ना कि किसी मंत्रालय को आप 1 रुपया देते हैं। मंत्री साहब 1 रुपया भी संसद के पटल पर रखेंगे कि ठीक है ताला लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, 1 रुपये से तो नहीं काम चलेगा। तो ये सांकेतिक तौर पर है और यहां पर विपक्ष की मंशा है उस अनुदान के साथ जो नीति आई है उसकी निंदा करनी है, उसकी कटौती की बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय को 6 लाख करोड़ दे दिया, मान लीजिए, लेकिन उसमें विपक्ष ये कहता है कि 6 लाख करोड़ पे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु हमें यह ऐतराज है कि 6 लाख करोड़ देने के बाद जो ज्यादा पैसा है वो आईआईटी और आईआईएम पर खर्च किया जा रहा है और देश में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके विद्यालयों के ऊपर ये पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। तो जो आपकी नीति बन रही है वो बड़े विद्यालयों आईआईटी और आईआईएम और जिनमें ज्यादातर शहरी बच्चे पढ़ते हैं उस तरफ है और आप ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे। हमें इस नीति पर ऐतराज है। तो नीति का विरोध करने के लिए आती है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। कितने रुपए? 1 रुपए, मतलब 1 रुपया ही पास करना है। फिर आता है जी आर्थिक कटौती प्रस्ताव। तो इसमें एक विशिष्ट राशि बताई जाती है, इस पे पैसे पर ही ऐतराज है कि 400 करोड़ रुपए काट लीजिए, 500 काट लीजिए, या जितना भी पैसा काटना है उस पैसे की कटौती की बात की जाएगी। और फिर आते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव जिसमें 100 रुपए का कट है, मतलब 100 रुपए पास नहीं करना है, सिर्फ 100 रुपए की कटौती कर लीजिए, बाकी अनुदान पास कर लीजिए। और इसके पीछे मंशा यह होती है विपक्ष की कि सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही है, वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। तो किसी ना किसी तरह की जो तकलीफ है विपक्ष के मन में उसको सदन के पटल पर रखने के लिए यह रास्ते दिए गए हैं कि आप अपना विरोध, आप अपनी मंशा दर्ज करा सकते हैं रिकॉर्ड में इस तरह के कटौती प्रस्तावों के द्वारा। परंतु यह नहीं है कि ये पास हो जाएंगे। और देखिए यूं ना समझें कि जब ये पास नहीं होंगे ये मंशा की क्या बात है। जैसे भाई कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से जब अथाह प्रेम करता है तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, परंतु ये बात संभव तो नहीं है ना कि चांद तारे तोड़ लिए जाएं, ना ही आज तक किसी ने तोड़े हैं। परंतु यह क्या संकेत है कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूं, मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। यह भी तो सांकेतिक संदर्भ ही है। तो इसी तरह से विपक्ष के मन में जो पीड़ा है उसको सदन के पटल पर रखने के लिए यह रास्ते दिए गए हैं। तो इस बीच ये सब आते रहेंगे परंतु ये पारित हो नहीं पाएंगे क्योंकि सदन में बहुमत सरकार के पक्ष में है। अब ये सब चलता रहेगा, बीच में अगर कटौती प्रस्ताव आता है वो सदन के पटल पर रख लिया जाएगा, रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा और धीरे धीरे बजट पास होता रहेगा। परंतु हमारे यहाँ इतना समय नहीं होता है लोकसभा के पास कि सभी जो अनुदान है उन पर अलग अलग वोट हो पाए। तो अंत में समय बचता है कम और फिर एक टर्म हम यूज करते हैं वो है गिलोटाइन प्रस्ताव, या फिर अंग्रेजी में कहें तो गिलोटाइन क्लोजर मोशन। इसके द्वारा बजट पास होता है साल हर साल। इस गिलोटाइन प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि अब वक्त नहीं है, समय नहीं है और बजट की जो भी अनुदान जो भी मांगे हैं उस पर चाहे चर्चा हो चुकी है चाहे नहीं हुई है, चाहे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान की मांग पर चर्चा भी नहीं हो पाई है, अब और वक्त नहीं है। सारे के सारे बजट की अनुदान की मांगों को इकट्ठा सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसको ऊपर इकट्ठा वोट कर दिया जाएगा और पारित कर दिया जाएगा। तो याद रखें साल भारतीय लोकसभा में बजट को गिलोटाइन प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाता है, यही व्यवस्था स्थापित है। अब आगे चलते हैं। बजट किसी एक दिन पास हो जाएगा, सारे के सारे अनुदानों की जो मांगे हैं वो पास कर दी जाएंगी, परंतु यह संकल्पित रूप से पास किया गया है, वैधानिक रूप से नहीं। तो बजट के जितने भी खर्चे वाली मदें हैं और आय वाली मदें हैं इनको वैधता प्रदान करने के लिए 2 विधेयक और पास किए जाएंगे, 2 बिल पास किए जाएंगे। मैं कहना यह चाहता हूं बजट अभी पूर्ण रूपेण पास नहीं हुआ है, प्रक्रिया अभी पूर्ण रूपेण स्थापित नहीं की गई है। तो कैसे? एक विनियोग विधेयक पास होगा और एक वित्त विधेयक पास होगा। मैं यहां पे वित्तीय विधेयक नहीं कह रहा हूं, वित्त विधेयक कह रहा हूं। तो ये दोनों अपने आपस में अगर इनका हम रूप देखें तो ये दोनों अपने आपस में धन विधेयक ही हैं, बस इनका नाम विनियोग विधेयक है और वित्त विधेयक है। तो धन विधेयक हम समझ चुके हैं कैसे पास होते हैं, उसमें राज्यसभा की बहुत ही सीमित शक्तियां 14 दिन वाली वो चीज आ जाएगी। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है कि विनियोग विधेयक जो सरकार की खर्चे वाली मदें हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो जो भी खर्चा दिया गया है, जैसे किसी भी मंत्रालय को 2 लाख करोड़ दिए हैं, उसके जरिए उनको कोई खरीदारी करनी है, वेतन देने हैं, पेंशन्स देनी है, वो सारा खर्चा जो होगा सरकार के विभागों और मंत्रालय द्वारा उसको वैधता दे देते हैं। मतलब जो भारत की संचित निधि है
उससे जब मंत्रालय को पैसा भेजा जाएगा वो विनियोग विधेयक पास होने के बाद ही भेजा जाएगा। अब सरकार के मंत्रालय और विभाग खर्चा शुरू कर सकते हैं, उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं वित्त विधेयक, तो यह आय पक्ष से संबंधित है। आय पक्ष से मतलब अब बजट के दौरान बहुत सारी आय की मदें हैं, जैसे एक तो कर ही बहुत आय की मद है, तो जितनी भी आय की मदें हैं या फिर हम कहें जितने भी कर प्रस्ताव हैं बजट के अंदर, उनको वैधता देने के लिए, कानूनी वैधता देने के लिए पास किया जाता है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक के अंदर जितने भी कर के प्रस्ताव हैं, कोई कर बढ़ाया गया, घटाया गया, नया लगाया गया, उनको वैधता मिल जाती है वित्त विधेयक के पास होने पर, दोनों सदनों से पारित होने पर और राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने पर। तो मतलब जो नई टैक्स दरें हैं जो बजट के अंदर आती हैं, अगर हम कानूनी रूप से देखें तो कब लागू होंगी? जब वित्त विधेयक पास हो जाएगा। और यही वह अंतिम चरण है, जब वित्त विधेयक पास होता है तो बजट को हम पूर्ण रूपेण पारित मानते हैं। मतलब प्रारंभिकी में अगर आपसे सवाल पूछ लें कि बजट के पास होने की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है, तो हम कहेंगे जब संसद से वित्त विधेयक पास हो जाता है, तब यह पूर्ण होगी। सो आगे चलते हैं और समझते हैं 2017 के बाद से महत्वपूर्ण बदलाव क्या है। अब देखिए, पुरानी प्रक्रिया यह थी कि एक तो भारत में रेलवे बजट और जो हमारा आम बजट था, ये अलग अलग तैयार किया जाता था और अलग अलग सदन में पेश किया जाता था। जैसे पुरानी व्यवस्था यह थी कि फरवरी के मध्य के किसी भी कार्य दिवस के ऊपर रेलवे मंत्री, पहले तो रेलवे मंत्री रेलवे बजट प्रिपेयर करते थे और फिर रेलवे मंत्री ही लोकसभा में रेलवे बजट को पेश करते थे फरवरी के मध्य में किसी भी कार्य दिवस के ऊपर। और फिर फरवरी के अंत में किसी भी कार्य दिवस पर हमारे वित्त मंत्री आम बजट पेश करते थे। तो पहले तो बजट दो हिस्सों में पेश होता था, रेलवे बजट अलग था और साथ में हमारा आम बजट वो अलग था। 2017 से एक तो रेलवे बजट और आम बजट ये विलय कर दिया गया है। अब इस वक्त रेलवे बजट और आम बजट दोनों ही भारत के वित्त मंत्री द्वारा तैयार किए जाते हैं और वित्त मंत्री के द्वारा ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये कि ये बजट के पारित होने की प्रक्रिया को सीधा 1 महीने पीछे खींच लिया गया है। मतलब पहले हम देख रहे हैं कि फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर आम बजट पेश होता था और अब फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर आम बजट पेश कर दिया जाएगा, उसी में रेलवे बजट भी शामिल है। तो पूरा 1 महीने पीछे आ चुके हैं और अब 31 मार्च से पहले बजट पारित हो जाता है। अब 2017 के बाद से अब 31 मार्च की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है 31 मार्च को, तो उससे पहले ही आप देखेंगे हर साल वित्त विधेयक पास कर दिया जाता है, बजट पास हो जाता है। तो इस तरह के बिंदु याद रखेंगे ताकि प्रारंभिकी में हमें कोई परेशानी ना हो। इससे आगे चलते हैं और जो हम वित्त के संबंध में प्रबंधन देख रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि बजट के अलावा भी क्या किसी मंत्रालय, किसी विभाग को कुछ अनुदान दिया जा सकता है, कुछ पैसा दिया जा सकता है। तो अलग अलग रास्तों से, अलग अलग माध्यमों से पैसा मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं अगर बजट का पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है। पर सबकी एक पद्धति होगी, तो उन पद्धतियों को जान लेते हैं और प्रारंभिकी के सीधे सवाल तैयार कर लेते हैं। जैसे कुछ ये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। मोटी मोटी बात, यदि बजट में दिया गया पैसा किसी कारणवश पूरा नहीं पड़ रहा है और पैसे की जरूरत है मंत्रालय को अपने कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, तो फिर अनुदानों के रूप में राशि पहुंचाई जाएगी मंत्रालय तक। लेकिन ये अनुदान अलग अलग कार्य से संबंधित हैं, तो अलग अलग अनुदान के माध्यम से राशि पहुंचाई जाएगी। जैसे पहला है अनुपूरक अनुदान। मतलब कि यदि किसी वित्त वर्ष में किसी चल रही स्कीम में पैसा कम पड़ जाए, कोई चल रही स्कीम है उसमें पैसा कम पड़ गया है, तो फिर अनुपूरक अनुदान दिया जाता है। मान लीजिए भारत का श्रम मंत्रालय और जस्ट हम सोचें कि उसके नीचे चल रहा है नरेगा की स्कीम। अब नरेगा के लिए 60,000 करोड़ दिया गया है इस वित्त वर्ष में, हम 2023-24 की बात कर रहे हैं। अब अगर 60,000 करोड़ रुपए कम पड़ जाए और 4-6 महीनों में ये पैसा खर्च कर लिया जाए, आपने 1 अप्रैल से पैसा देना शुरू किया, मान लीजिए नवंबर में ये पैसा खत्म हो गया, तो क्या नरेगा की स्कीम को बाकी महीनों के लिए बंद कर देंगे? बंद तो नहीं करेंगे, उस काम को जारी रखना है। तो फिर क्या किया जाएगा? अनुपूरक अनुदान दिया जाएगा ताकि सारा साल वो जो सेवा दी जा रही है, वो जो स्कीम है, उसको चालू रखा जाए। तो इसकी मेन बात है कि वित्त वर्ष में पहले से चल रही किसी सेवा, किसी स्कीम के लिए पैसा कम पड़ जाना। और फिर आती है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान मतलब कि
किसी नई सेवा के लिए, मतलब वित्त वर्ष में पहले से वो सेवा नहीं चल रही थी, वित्त वर्ष के मध्य में कोई नई सेवा अगर किसी मंत्रालय ने शुरू कर दी है, कोई नई स्कीम शुरू कर दी है, अब उसके लिए तो जो बजट था उसमें कोई पैसा दिया नहीं गया था, ये तो आपने अतिरिक्त तौर पर शुरू किया है, तो उसके लिए आता है अतिरिक्त अनुदान। किसी नई सेवा में पैसा देने के लिए अतिरिक्त अनुदान के जरिए धनराशि मंत्रालय तक पहुंचाई जाएगी। फिर आते हैं हम दूसरी तरफ, अधिक अनुदान। अधिक अनुदान मतलब यदि किसी वित्त वर्ष में किसी भी मंत्रालय ने किसी सेवा के ऊपर जो बजट में पैसा आया था उससे अधिक खर्च कर दिया है, मतलब मान लीजिए 60,000 करोड़ आया था, 70,000 करोड़ खर्च कर दिया, सब खातों की तो बातें हैं, एंट्री की तो बातें हैं, तो यदि जितना पैसा किसी सेवा पर आया था उससे अधिक खर्च कर दिया गया वित्त वर्ष के अंदर, तो फिर अधिक अनुदान दिया जाता है। पर क्योंकि आपने अधिक खर्च कर दिया है और इतना तो आपको दिया ही नहीं गया था पैसा खर्च करने के लिए, तो आप बजट की सीमाओं से बाहर जाके खर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा जांच परख करनी होगी। तो याद रखें, अधिक अनुदान दे तो दिया जाएगा, परंतु एक तो लोक लेखा समिति से मंजूरी लेनी होती है बाद में, और साथ ही वित्त वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा मतदान किया जाएगा और फिर इस अधिक अनुदान को पारित किया जाएगा, तब इसको वैध माना जाएगा, मतलब बाद में इसकी जांच परख ज्यादा की जाती है। फिर हम आगे चलते हैं और समझते हैं प्रत्यय अनुदान। यह है कि भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांग आ चुकी है, मतलब कोई ऐसी मांग है संसाधनों के ऊपर जिस खर्चे को हम सोच नहीं सकते हैं, अप्रत्याशित व्यय होने वाला है। भगवान ना करे जंग लग गई, आप युद्ध में चले गए किसी भी देश के साथ, चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, अब आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि युद्ध कितने दिन चलेगा या युद्ध के ऊपर कितना खर्चा होगा, परंतु यह बहुत आवश्यक है कि आप वो युद्ध अपनी पूरी ताकत से लड़ें। तो ऐसे अप्रत्याशित व्ययों के लिए, और ये अप्रत्याशित व्यय इस तरह का है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए पास किया जाता है प्रत्यय अनुदान, जिसके लिए यह भी कहा जाता है कि ये ब्लैंक चेक होता है, मतलब एक बार मंत्रालय को कह देते हैं जितना पैसा खर्च करना है करिए, हिसाब किताब बाद में करेंगे। और इसके बाद आता है अपवाद अनुदान। अब अपवाद अनुदान क्या है कि यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए जाता है, मतलब जो वित्त वर्ष है, बजट है, उसमें कोई सेवा नहीं थी, परंतु कोई विशेष सेवा आपको करनी पड़ रही है। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आपके यहाँ आ गए, अब उनकी सुरक्षा में, उनके रहने खाने पीने पर, या फिर कोई समारोह किया गया उस पर खर्चा आया, अब ये एक विशेष काम हो गया, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं, तो फिर इसके लिए पास किया जाएगा किसी भी मंत्रालय को अपवाद अनुदान। और फिर आता है सांकेतिक अनुदान, मतलब प्रारंभिकी में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा अनुदान है जिसमें कोई नया पैसा जारी नहीं किया जाता है, तो वो है सांकेतिक अनुदान। सांकेतिक अनुदान में मंत्रालय कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मांग रही है, कोई नया पैसा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जी देखिए, हमारे जो मंत्रालय को बजट में पैसा आया था, तो अलग अलग मदों में पैसा आता है, जैसे पेंशन की मद में पैसा आया, वेतन के मद में पैसा आया, या फिर कोई चीज खरीदने के लिए पैसा आया है, तो फिर अलग अलग मदों में पैसा आया, तो एक मद में पैसा हमारे पास पड़ा है जो ज्यादा है, उस मद पे इतना खर्चा नहीं होना, और किसी मद में पैसे की कमी हो गई है, तो लोकसभा से यह मांग की जाती है कि आप हमें यह अनुमति दे दें कि हम एक मद के पैसे को दूसरे मद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मद के पैसे को दूसरे मद में इस्तेमाल करने के लिए जो अनुमति होती है वो कहलाती है सांकेतिक अनुदान। इसमें सिर्फ ₹1 का सांकेतिक अनुदान पास किया जाता है, कोई नया जो पैसा है वो मंत्रालय को नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे हैं अनुदान जिसके द्वारा बजट की जितनी भी अनुदानें हैं, यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो ये नहीं कि हम विकास कार्यों को रोक दें, बल्कि बाद में दिए गए अनुदानों के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। और अगर मैं विगत वर्ष की बात कर लूं, जो 2022-23 का वित्त वर्ष था, उसके बाद 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अनुदानों को लोकसभा से पारित किया गया है, तो ये काफी बड़ा पैसा भी होता है। आगे देखते हैं और समझते हैं निधियां। अब कौन कौन सी निधि है? कुल मिलाकर बात यह कि भारत सरकार के पास जो भिन्न भिन्न रूप में पैसा आ रहा है, ये पैसा वो कैसे संभाल के रखते हैं, इस पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, तो 3 निधियों द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। प्रायः तो 2 निधियों द्वारा ही किया जाता है, तीसरी निधि वो तो पैसा हमने सिर्फ कोई अगर हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए उसके लिए संभाल कर अलग रखा हुआ है, जो आकस्मिक निधि हमारे पास है। परंतु जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण निधि है और जिसमें भारत का सबसे ज्यादा पैसा होता है, हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं, तो यह है अनुच्छेद 266 के तहत बनी भारत की संचित निधि।
अंग्रेजी में कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या कई राज्यों में कहा जाता है सरकारी खजाना। ये जो पारसी लफ्ज हम यूज करते हैं वो यही है, सरकारी खजाना, भारत की संचित निधि। इसमें भारत सरकार द्वारा जो ज्यादा पैसा आ रहा है और निरंतर रूप से आ रहा है उसको संचित करके रखा जाता है। तो हमें प्रारंभिकी में ये सवाल पूछते हैं कि भारत की संचित निधि में कौन से धन को जमा किया जाता है, कौन से पैसे को जमा किया जाता है। याद रखेंगे, जितना भी एकत्रित कर है, या जितने भी उठाए गए ऋण है, या जितनी भी आय है भारत सरकार की, वह सब की सब जाएगी भारत की संचित निधि के अंदर। दोबारा याद कर लें, जो भी कर एकत्रित कर रही है केंद्र की सरकार, वह सारे कर जाएंगे भारत की संचित निधि में। इसके अलावा जो भी ऋण उठाए हैं भारत की सरकार ने, वो चाहे अंदरूनी ऋण है, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी संस्था या किसी देश से ऋण लेके आई है भारत सरकार, उसको भारत की संचित निधि में जमा कराएगी। और उसके बाद जितनी भी आय हो रही है, वो चाहे भारत सरकार ने जैसे राज्यों को कर दिए हैं, और उन करों के बदले में जो ब्याज प्राप्त कर रही है भारत सरकार, वो हो सकती है, या इसके अलावा जो भी आमदनी करने वाले साधन है भारत सरकार के, जैसे रेलवे हो सकता है, जो भी आमदनी करके दे रहे हैं वो सब जाएगा भारत की संचित निधि के अंदर। और याद रखें, भारत की संचित निधि में जो भी धन है, इसको संसदीय विधि के सिवाय विनियोजित नहीं किया जा सकता है। इसमें पैसा डालना है या निकालना है तो इसके लिए भारत की संसद से कानून पास कराना होगा, जो अपने आप में धन विधेयक होगा। मतलब सिर्फ सरकार के आदेश पर इससे पैसा निकाला नहीं जा सकता है। और इससे भी महत्वपूर्ण हम याद रखेंगे एक चीज, कि इसमें से दो प्रकार के व्यय होते हैं। एक है प्रभारित व्यय और दूसरे होते हैं गैर प्रभारित व्यय, जिसको कई बार कहते हैं कि जो यह व्यय होगा वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। अब इसका मतलब क्या है? तो पहले तो मतलब जान लेते हैं यह कि जो प्रभारित व्यय हैं, जो भारत की संचित निधि पे भारित व्यय हैं, यह संसद में इनके ऊपर सिर्फ चर्चा की जा सकती है, इनके ऊपर वोट नहीं किया जा सकता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन वोटेबल इन द पार्लियामेंट। और इसी के साथ जो गैर प्रभारित व्यय हैं, इन पर संसद में चर्चा भी की जा सकती है और वोट तो होता ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभारित व्यय क्या है? हम कहते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, इनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पे भारित है। या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनका भी जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। तो इन जो वेतनों की हमने बात की, उदाहरणों की बात की है, इस पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, परंतु वोट नहीं किया जा सकता है। यह भारत सरकार की जिम्मेवारी ही माना जाता है, ये पैसा तो जाना ही जाना है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरी निधि कौन सी है। अनुच्छेद 266 में ही व्यवस्था की गई है भारत का लोक लेखा। और बहुत आसान है इसको याद रखना कि जो भी धन जा रहा है भारत की संचित निधि में, इसके अतिरिक्त यदि भारत सरकार कोई धन प्राप्त करती है तो उसको रखा जाएगा भारत का लोक लेखा के अंदर, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी में हम कहते हैं। मतलब इसके अतिरिक्त उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे भविष्य निधि जमा है, न्यायिक जमा है, बैंकों में जमा आपका पैसा, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये सब भारत के लोक लेखा में गिना जाता है। या जैसे हम आजकल जानते हैं कि भारत के जो बजट हुए, इसके अंदर प्रावधान होते हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं इनमें विनिवेश किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो उसके तहत जो पैसा आ रहा है, हालांकि उसके लिए NIIF करके एक अलग फंड बनाया, बट वो फंड खुद अपने आप में भारत के लोक लेखा का ही एक पार्ट है। तो इस तरह का पैसा हो जाएगा भारत के लोक लेखा के अंदर। और याद रखें, इससे पैसा यदि निकालना है तो संसद की विधि की जरूरत नहीं होती है, भारत की सरकार वो राष्ट्रपति द्वारा इससे पैसा निकाल सकती है। आगे चलते हैं और देखते हैं भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 के अंदर। अब 266 में हमने जो दो निधियां देखी हैं, जिसमें भारत का लोक लेखा और इसके साथ भारत की संचित निधि, यह तो बाध्यकारी है, भारत सरकार को बनाना ही होगा। और 266 अनुच्छेद में ही राज्यों के लिए भी निर्देश है कि हर राज्य को अपनी एक संचित निधि और साथ में लोक लेखा तैयार करनी होगी, जिसमें वो पैसों का प्रबंधन करेंगे। परंतु जो आकस्मिकता निधि है, ये बाध्यकारी नहीं है। भारत सरकार चाहे तो ऐसी निधि बना ले, नहीं चाहते तो ना बनाए। मतलब भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो विधि द्वारा ऐसी किसी निधि का स्थापना कर सकती हैं, या चाहे तो ना करें। तो पहले तो ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन
क्योंकि नेहरू साहब के जमाने में ही एक अधिनियम पास किया गया, वह था आकस्मिक निधि विविध अधिनियम 1952, और इसके तहत 50 करोड़ रुपए की एक आकस्मिकता निधि तैयार कर ली गई। इसमें अलग अलग मौकों पे पैसा बढ़ाया गया और आज इस निधि में 500 करोड़ रुपया रखा गया है। अब आकस्मिकता निधि क्या है कि किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए जो आपने आप अंदेशा नहीं लगा पा रहे थे, आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, अचानक से कोई खर्चा आ गया, अप्रत्याशित व्यय है, उसको करने के लिए आप आकस्मिकता निधि से पैसा खर्च कर सकते हैं। यूं समझें कि 500 करोड़ उठा के एक अलग जगह रख दिया और भारत सरकार कहती है भाई इस पैसे को नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे और कभी जरूरत पड़ जाए और पैसे की कमी भी हो तो फिर इस निधि से पैसा खर्च कर लिया जाएगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, एक तो इसमें पैसा आएगा कहां से, बाकी दो निधियों का हमें पता है, तो इसमें भारत की संचित निधि से ही पैसा निकाल कर रखा जाता है। तो भारत की संचित निधि से 500 करोड़ उठाया और यहां पर रख दिया, बस एक तरफ रखा हुआ है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा एक फर्क याद रखेंगे, जब हम 267 अनुच्छेद में आकस्मिकता निधि की बात कर रहे हैं तो इसको राहत कोष मत समझिएगा। जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष हो जाते हैं, या फिर जैसे कोविड के दौरान बनाया गया था पीएम केयर्स फंड, तो यह आपका 267 में बना आकस्मिकता निधि नहीं है, क्योंकि जिन राहत कोषों की हम बात कर रहे हैं वो तो भारत के वित्तीय संबंध में कहीं आते ही नहीं है। उसमें पैसा कहां से आ रहा है? जो राहत कोष है उसमें तो लोगों की और संस्थाओं की स्वेच्छा से लोग या संस्था पैसा जमा कराते हैं, तो वो तो लोग या संस्था पैसा जमा करा रहे हैं, ठीक है जी, दान के रूप में आप समझ लें, वो वित्त संबंधों में कहीं नहीं आ रहा, तो वो अलग चीज है। आकस्मिकता निधि से आप उसकी तुलना ना करें, वो एक अलग चीज है, वो सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति में कभी भी बना सकती है। तो ये हमारी 3 निधियां और इनसे क्या प्रश्न हो सकते हैं खासकर प्रारंभिकी में, वो हमें समझ में आ चुके हैं। आज की एक लंबी कक्षा जिसमें हमने बहुत सारी तकनीकी जानकारी भी इकट्ठी की है, खासकर बिंदु याद रखने, एक तो जो हमने विधेयकों का पास होना, देखिए वैसे तो जितने भी बिंदु हमने बात की है परीक्षा की दृष्टि से वो सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु फिर भी जो हमें मुख्य तौर पर इसमें भी अगर हम अपनी जो प्राथमिकता है उसको अगर सेट करना चाहें तो एक तो जो विधेयक हमने पास करने की प्रक्रिया देखी थी और विधेयकों की जो परिभाषा है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, इसके अलावा वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, तो एक तो उस प्रणाली को अच्छे से समझेंगे और इसके बाद जो बजट की प्रणाली है ये अच्छे से, खासकर अनुदानों, प्रारंभिकी में कई सवाल पूछे जाते हैं। निधियों की फिर बात करें तो इससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप प्राथमिकता देखें, इसमें से 2-3 जो बिंदु हैं वो प्रमुख तौर पर जब मैं कह रहा हूं प्रमुख तौर पर तो बाकी बिंदुओं की भी परीक्षा की दृष्टि से महत्ता कम नहीं है, तो उनको भी उतना ही बेहतर तैयार करना है। पर प्रमुख तौर पर मतलब सबसे पहले आप क्या तैयार करेंगे, वो जो 2-3 बिंदु हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, और उसके बाद बाकी बिंदु भी उतने ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आज की एक लक्ष्मी कक्षा को ध्यान से सुनने के लिए अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर।